Hello, my shimmering stars. This is Shaura Grover and I welcome you to this amazing platform of Physics वाला. मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने परिश्रम बैच में. क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों, कैसे हैं सारे बच्चे? एक बारी से मुझे चैट में बता दीजिए, मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रही हूँ, एंड आप लोग कैसे हैं? प्लीज डू लेट मी नो इन दी चैट सेक्शन. क्या हाल चाल सभी स्टूडेंट्स का? ऑल ओके, ऑल गुड, सब बढ़िया एकदम? हाँ जी, कैसे हैं भाई प्यारे प्यारे से बच्चे? ओके, आई एम नॉट एबल टू सी दी चैट, तो एक बार मैं फोन में ओपन कर रही हूँ. आप लोग भाई कैसे हैं, एक बारी से मुझे बता दीजिए. और पिछली क्लास का आप लोगों ने रिवाइज किया या नहीं किया? ऑल्सो डू लेट मी नो दैट. अच्छा, एक और चीज, कई बच्चे बोल रहे थे मैम संडे को क्लास होनी है नहीं होनी है, तो बेटा मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया था, मैंने आपकी कम्युनिटी पे भी पोस्ट कर दिया था दैट देयर इज नो क्लास, क्योंकि आप सभी का टेस्ट था. ओके, तो गुड इवनिंग आ चुका है चैट में. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बढ़िया एकदम, ऑल गुड है, वेरी गुड जी. चलो शुरू करते हैं बेटा आज की इस पर्टिकुलर क्लास को. तो बेटा आज के इस सेशन के अंदर हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसमें यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. एंजॉय इन द सेंस भी तुम क्लास में ही समझ के ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में वो फीड हो जाएगा, खुद से ही हो जाएगा, खुद कोई एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा उसको दोबारा दोबारा पढ़ने के लिए. हाँ, रिविजन ऑब्वियसली यू विल डू, करना ही है वो तो, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सिलेबस हो जाता है बिना रिविजन किए वी कैन नॉट गिव दी एग्जाम, है ना. तो बहुत सिंपल सी बात है, आज जो आपका लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. एंड शुरू करते हैं आज की इस क्लास में. लेक्चर नंबर 7 होगा आज. बच्चा जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, टीच यू व्हाट. सो ये मेरे प्यारे प्यारे सितारों, ये तुम हो सभी, है ना, फिर छोटे छोटे से स्टार्स. सो आज सबसे पहले तो बेटा वी आर गोइंग टू स्टडी दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स. तो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको पिछली क्लास में करवाई थी, विच आई एम गोइंग टू रिपीट. फर्स्ट मैं एक आपको क्विक रीकैप दे दूंगी, एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ेंगे, एंड देन वी शैल बी डूइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स. फिर आपको हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बताऊंगी. वंस इट इज डन, फिर बच्चा हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के साथ. और आपका जो सरप्राइज वाला सेगमेंट है वो आपको यही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में मिलने वाला है. ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं. सरप्राइज तो नहीं कह सकते, इट इज समथिंग विच इज अ वेरी मतलब टॉपिक को और आसान बनाने के लिए बहुत बहुत तरीके अपना रहे हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. shall I start the session? Shall I start with my very first topic? एक बार स्टार्ट आ जाए चैट में विद दी फायर इमोजी, है ना, करे भाई. ठीक है, यस बेटा, रीकैप जरूर होगा, रीकैप में जरूर दूंगी. लो वॉइस है, वॉइस बढ़ा देते हैं, नो नीड टू वरी. ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं. तो बेटा डू यू रिमेंबर वी वर डूइंग आवर टॉपिक दैट वाज दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स. मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज नोट करवा दी थी, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा दी थी. अब हम इसको एनसीईआरटी हाईलाइट से पढ़ेंगे और रीकैप लेंगे. देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे सेगमेंट हैं दैट यू नीड टू डू फ्रॉम एनसीईआरटी, यानी कि वहां को आपको एनसीईआरटी से उसको पढ़ना पड़ेगा. और अगर किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो मेरा प्यारा बच्चा, मैंने आपको यहाँ क्लास में स्क्रीनशॉट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं उनके लगा दिए हैं. कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो देयर इज ह्यूज कॉन्सेप्ट रिटन. एक लाइन के 2 मतलब हैं, 3 मतलब हैं, जिसको आपको समझना पड़ेगा, विच यू नीड नॉट टू डू, वो आपको नहीं करना है. जो आपके लिए एनसीईआरटी हाईलाइट इंपॉर्टेंट है वो मैं क्लास के अंदर फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट सेशन लेकर के आ रही हूं, तो आप यहां से नोट कर सकते हो. अगर आपके पास एनसीईआरटी बुकलेट है तो यस यू कैन मार्क ओवर देयर. तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टडी बेटा. हमारी सबसे पहली जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू पीपल. एल्काइल हैलाइड्स को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स कहते हैं. तो एल्काइल हैलाइड्स क्या है? कलरलेस है. डू यू रिमेंबर, मैंने आपको लिखवाया था एल्काइल हैलाइड्स मैम कलरलेस होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता है. एक्सेप्शन क्या बताई थी मैंने? ब्रोमाइड और आयोडाइड की बताई थी, भी वो कलर डेवलप कर लेते हैं जब लाइट के एक्सपोजर में आते हैं. तो आइए एनसीईआरटी क्या कहती है, वी शुड रीड इट आउट. एनसीईआरटी सेज एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर. जब प्योर है तो वो कलरलेस है. However, bromide and iodide develop color. ये कलर डेवलप कर लेते हैं when exposed to light. जब आप लाइट को एक्सपोज करोगे, लाइट इन पे डालोगे तो बेटा इन पे कलर डेवलपमेंट हो जाएगा. फाइन, आगे देखते हैं. मेनी वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल. ये भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी नोट करवाई थी. व्हाट डू यू मेंट बाय द टर्म वॉलेटाइल मैम? वॉलेटाइल शब्द का मतलब क्या है? वॉलेटाइल शब्द का मतलब होता है मैम जो एग्जर्ट करता है क्या,
which exerts vapor pressure। तो जितने भी volatile halogen compounds हैं उनकी sweet smell है। तो दो प्रॉपर्टी एनसीईआरटी से आई होप सो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर हो गई है। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? बेटा चैट में इसका पेज नंबर 167 भी आ रहा है, सो यू कैन राइट इट डाउन। फाइन, ठीक है। अगर किसी को बेटा ब्लर लग रहा है, बेटा आपके वहां सेटिंग्स का ऑप्शन है, वहां पे आप क्वालिटी सेलेक्ट कर लो यहां से, और जो मेरे पास स्क्रीन है जहां से रिकॉर्ड हो रहा है पीसी पर प्रॉपर दिख रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा वही इंक्रीज करके आई हूं, इसकी भी आपको इमेज क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो आप अपनी वहां पे सेटिंग्स वाला बना होता है, जैसे फोन में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है वैसे ही आपके यहाँ पर भी आपको साइड पे मिलेगा, क्वालिटी वहां से बढ़ा लीजिए, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का हमें ये पैराग्राफ दिया गया है एनसीईआरटी में, आइए इसको स्टडी करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बिफोर रीडिंग दिस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैं पहले वो बताती हूँ। मैंने आपको बोला था बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है, बॉइल क्या करना होता है भाई, कहते हैं ना कोई पानी गर्म करके ले आओ, मम्मी कहती है ना बेटा जब गला खराब होता है बेटा थोड़ा ना गुनगुना पानी पियो। व्हाट डू यू मेंट बाय द टर्म गुनगुना? या फिर बच्चा कभी आपको बोलते हैं ना जब बीमार होते हैं तो भाई गर्म दूध पियो ताकि थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ मिले, उसके अंदर फिर आप क्या कहते हैं हल्दी भी डालते हो भी, ठीक है। अगर कभी आपको बॉडी पेन है तो आपको रेस्ट मिलेगा, तो दैट इज गर्म करना क्या है। या अगर कभी आपने चाय बनाई होगी बच्चा, तो चाय कैसे बनाई जाती है, पहले पानी को बॉयल किया जाता है। तो ये बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग का मतलब है भी हमने एक लिक्विड स्टेट ली, लिक्विड स्टेट हमारे सब्सटेंस की, हमने उसको जब बॉयल किया तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, भाप में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, आम भाषा में मैं बोलूं तो दिस इज समथिंग विच इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट कब देखा जाता है, जब हमारा टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारा प्रेशर जो होता है 1 atm पर हम ऑब्जर्व करते हैं उस समय पर। अब ये बहुत सारी चीजें आगे की आपने सोल्यूशन चैप्टर में इसके बारे में सुना होगा, जब आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा और उसके बाद बेटा जी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आपने तब वहां पर देखी होगी ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दैट इज सेम विच आई एम टॉकिंग ओवर हियर। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। पहली बात, अगर मान लीजिए कोई दो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसे तो मेरी मम्मी है और आई हैव नो बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी ही है, ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड माय मदर, अगर मम्मी और मैं साथ में खड़े हैं और अगर हम एक बार बैठ जाएं तो भाई फिर तो हमारी बातें ही नहीं खत्म होती है। ऐसा होता है ना आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी। तो अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठोगे तो क्या होगा, आप बातें करते रहोगे, आपको समय का पता नहीं चलेगा। अगर आपको आपकी छोटी बहन या छोटा भाई बुलाने आएगा बेटा भी चलो चलो घर चलते हैं तो तुम क्या करेगा, अरे बात करने दे, यही होगा। तो यानी कि आप लॉजिकली सोच करके देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉइलिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप अपने भाई बहन को लेके जा सको, अपने दोस्त के से छुड़वा करके भी चल यार घर चल मुझे भूख लग रही है ना। दैट मीन्स जितनी ज्यादा आपकी बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी चाहिए। क्यों तोड़ना पड़ रहा है, अब कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल भी आएगा मैम क्यों तोड़ना पड़ रहा है मुझे, बेटा क्योंकि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, बॉयल करना है, लिक्विड से गैस में जाना है, तो लिक्विड के बॉन्ड्स टूटेंगे तभी तो गैस के बॉन्ड बनेंगे बेटा, है ना। इसीलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर वो बहुत ज्यादा है, मतलब आपको बहुत ज्यादा बॉइलिंग करनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज्यादा बॉइलिंग होगी। फाइन है, ये तो समझ आ गया। अच्छा दूसरी चीज समझते हैं, ब्रांचिंग की मैंने बात करी थी। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। मेरा बेटा जब मैं ये बोल रही हूं तो तुम्हें याद है मैं रेडियो की तरह जब शुरू होती हूं तो तुम्हें अपनी नोटबुक ओपन करके पिछले पन्ने खोलने हैं, राइट। पहला मॉलिक्यूलर मास वाला मैंने आपको रिपीट कर दिया, अभी मैं रीडिंग भी करवा दूंगी एनसीईआरटी से। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया ब्रांचिंग का। बेटा कभी भी ब्रांचिंग का है भाई, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों मैम, क्यों ऐसा क्यों? बेटा जहां ब्रांचिंग होती है ना, मान लो एक स्ट्रक्चर है 5 कार्बन का, वो इतना बड़ा है, फिर 4 कार्बन का स्ट्रक्चर छोटी सी ब्रांचिंग है, फिर 3 कार्बन का और छोटा हो गया ना, 5 4 3, तो जितना छोटा ठीक है स्ट्रक्चर है उतना ही सरफेस एरिया कम होगा, और जितना यार सरफेस एरिया कम होगा भाई तुम्हारी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, जितनी
ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर आप इसको इस तरीके से समझो, कंफ्यूज ना होना, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होगी? जब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा और स्ट्रेन जो चेन है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, मतलब वहां कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। क्यों हाईएस्ट है मैम? आपको एक एक करके सारे बॉन्ड तोड़ने होंगे। अब सरफेस एरिया घटा देते हैं, सरफेस एरिया घटा दिया, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगी। क्यों? क्योंकि छोटा एरिया है, कम एरिया में तुम्हें उसको बॉइल करना पड़े, पहले तुम्हें उसको ज्यादा एरिया में बॉइल करना पड़ रहा था। अब इसको ऐसे समझते हैं मैम, अगर हमने सरफेस एरिया घटाने का मतलब ब्रांचिंग बढ़ाई तभी सरफेस एरिया घटा, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि सरफेस एरिया घट गया, कम एरिया में तुम्हें उसको बॉइल करना है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं। आइए इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं बच्चा। मिथाइल क्लोराइड शुरू करते हैं। मैम मिथाइल क्लोराइड को कैसे लिखा जाता है? दिस इज CH3Cl, ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl एंड सम क्लोरोफ्लोरोमिथेन्स, ये सभी क्या है रूम टेम्परेचर पे बेटा? गैसेस हैं। याद करो मैंने क्या कहा था, अगर फिजिकल स्टेट का हम जिक्र करते हैं तो जो लोअर मॉलिक्यूल है वो गैसेस होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओगे बेटा उसकी स्टेट चेंज होगी। सॉलिड, पहले मैंने कौन सा बोला? गैसेस, फिर कौन सा बनेगा? लिक्विड, फिर कौन सा बनेगा? सॉलिड। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है बच्चा, वो कौन सी स्टेट में पाया जाएगा? सॉलिड स्टेट में। तो ये वही मतलब हुआ मैम, यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ दो कार्बन है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, हद से हद तीन कार्बन वाले सभी केसेस हमारे गैसेस के होते हैं। उसके बाद अगर आप धीरे धीरे एक एक नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे वो लिक्विड आएगा, और बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोगे तो यार वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस शो करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो बोलता है हमें हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। यहां तक कोई दिक्कत बच्चा? ये कोई दिक्कत है? किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज मुझे बता दो। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बेटा तो प्लीज बता दो। यार तुम लोग जो चैट में बातें करते हो ना, ये मेरा दिल बहुत दुखाती है चीज। मुझे ऐसा फील होता है यार बी प्लीज डोंट डू दिस। बच्चे पढ़ लो यार, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में बेटा आप ही परेशान होगे और कोई परेशान नहीं होगा। अपने बारे में सोचो, थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, है ना। ओके तो हाँ ठीक है, आ जाओ। अब देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स आर जनरली पोलर। हमने देखा था ना वो पोलर होते हैं। पोलर का मतलब उसमें पोल्स की डेवलपमेंट। कैसे पोल्स की डेवलपमेंट? नेचर ऑफ CX बॉन्ड याद है? नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्या था बेटा? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव। क्यों आ रहा था बेटा ये पोलर? क्यों आ रहा है मैम? पोलर इसलिए आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैम डिफरेंस है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इस वजह से आ रहा है। आगे देखते हैं। ड्यू टू ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मासेस एज कंपेयर टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बोलता है आर स्ट्रॉन्गर इन दी हेलोजन डेरिवेटिव। वो क्या कहना चाह रहा है इस लाइन को थोड़ा सा समझते हैं। मैं हाईलाइट करती हूँ, इसका मीनिंग आपको बताने जा रही हूँ, यहां से लेकर बच्चा यहां तक ये समझाने जा रही हूँ। ये क्या बोल रहा है? मान लो बेटे आपके पास दो ऐसे केसेस हैं, एक मैंने दे दिया CH3 और बच्चा एक मैंने केस दे दिया CH3CH2Cl। वो बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है किसका कम है। तो उसका ये कहना है जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। रीजन क्योंकि वहां पर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हेलोजन आ गया। अब यहां पे आपके पास आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि आप ये ऑब्जर्व करते हो, पहली बात तो क्लोरीन का मास कार्बन से ज्यादा है। दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? पहले केस में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, दूसरे केस में क्लोरीन एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मुताबिक ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा है उसको बॉयल करने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा तुम्हें उसकी बॉइलिंग करनी पड़ेगी। इस वजह से हेलोजन रिलेटेड कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा इन कंपैरिजन टू व्हाट? इन कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। तो यही चीज यहां लिखी गई है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था बॉइलिंग पॉइंट का जब भी जिक्र किया जाएगा भी क्यों ऐसा हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसके पीछे का रीजन है वॉन डेर वाल फोर्सेस। ठीक है, क्या रीजन है? वॉन डेर वाल फोर्सेस आपका बकायदा रीजन है। आगे देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इन डेप्थ, आगे समझते हैं। दैट इज व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन से उसको कंपेयर कर रहे हैं तो यस हमारे हेलोएल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आगे, अट्रैक्शंस गेट स्ट्रॉन्गर एज द मॉलिक्यूल्स गेट बिगर इन साइज एंड हैव मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा उनमें अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और भी ज्यादा तुम्हें बॉइल करना पड़ेगा बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, द पैटर्न ऑफ वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हेलाइट्स का डिपिक्ट कैसा होता है। अब ये भी बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मान लो
बेटा मान लो मैं तुमसे पूछूं आरएफ, आरसीएल, आरबीआर, आरआई में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बेटा? बट ऑब्वियस सी बात है मैम, बहुत सिंपल सी बात है मैम, जिसका मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, मास बढ़ता है, इसीलिए आरआई का ज्यादा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। क्लियर हो गया है? तो बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक बता दिया। रीजन अगेन वॉन डर वाल फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट का कभी भी क्वेश्चन आ जाए, आपका रीजन क्या होगा? दैट इज वॉन डर वाल फोर्सेस। डन हो गया बच्चा? ठीक है जी, आई होप सो। ये एनसीईआरटी हाईलाइट भी सभी प्यारे प्यारे बच्चों को क्लियर है। अब बेटा एक क्वेश्चन उसने यहां पर दिया है बॉइलिंग पॉइंट का, आप ही की एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस है। वी हैव दीज 3 क्वेश्चंस विद अस। अब इन 3 क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। पहली बात, कितने कार्बन है मैम? 1 2, यहां से नंबरिंग करते हैं ना, 1 2 3 4। मैम 4 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5, 7 और 9 और एक बीआर है। यहां देखते हैं कितने कार्बन मैम? 4 कार्बन। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और एक बीआर। यहां देखते हैं 1 2 3 4 हाइड्रोजन, देखे 3 + 3 6, 6 + 3 9 और बीआर। बेटा सभी का मॉलिक्यूलर मास क्या है? सेम है। अब हम क्या देखेंगे मैम? अब हम यहां पर देखेंगे हमारी ब्रांचिंग को। बेटा जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचिंग, उसका सरफेस एरिया कम, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग यहां दिख रही है मैम, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, तो क्या हमारा ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा बेटा? इजी था ये। क्या हमारा ये ऑर्डर नहीं हो जाएगा बेटा? ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी प्रीवियस क्लास। क्लियर हो गया? फाइन हो गया। चले आगे। चलो डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में मैं आपको लिखवा देती हूँ। आइए लिखते हैं डेंसिटी। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था बेटा डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। देखो वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ता जितना मास यहां पर बढ़ रहा है, तो मास जिसका सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा। तो आप ये कह सकते हो डेंसिटी निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, या इन अदर टर्म्स आप ये भी कह सकते हो किसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे ज्यादा है। हेलोजन की बात करेंगे तो कहां पे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स सबसे ज्यादा है, उससे भी डेंसिटी पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा हेलोजन एटम्स उतना ज्यादा उसका मास बढ़ता चले जा रहा है बेटा, जा रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स। अब किसी बच्चे को अगर ये पॉली का मतलब नहीं पता, पॉली मतलब मेनी, मतलब एक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा क्लोरीन होंगे ऐसे डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स के आर हेवियर देन वाटर, वाटर से हेवी है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है ना बच्चे। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा मैम, ठीक है, उसका हम क्या बोलेंगे भाई? उसकी डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हेलोजन एटम्स एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम्स। आप ये देख सकते हो मॉलिक्यूलर मास के, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के। डेंसिटी भी क्लियर हो गई है। ठीक है बेटा, डेंसिटी का पॉइंटर मैंने नोट नहीं करवाया था, मैंने आपको बोला था मैं एनसीईआरटी हाईलाइट पढ़ाऊंगी वहीं से कराऊंगी, क्योंकि वही मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। सो आई हैव टोल्ड यू नाउ बी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, जिसमें हेलोजन ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। इनडायरेक्टली मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम बढ़ाते जाओगे भाई डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। यस एवरीवन, क्लियर हो गया बच्चे? नोट कर लीजिए। हाँ जी, मैं भी आप लोगों के डाउट्स भी देखूंगी, डाउट सेक्शन में जो जो होंगे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, टेंशन ना लो। ओके चलो, ये नोट कर लिया एवरीबॉडी? नोट कर लिया बेटा? हाँ बच्चा, हाईलाइट करना है। अगर एनसीईआरटी या नहीं है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज इसको नोट कर लेना व्हेन दी क्लास इज डन। आप अपने नोट सेक्शन में से उसको ओपन करके नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, लास्ट हमारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन्स की, देन हम हेलोएरीन स्टार्ट करेंगे। दैट इज सॉल्युबिलिटी, घुलना। याद है क्या बोला था मैंने? चलो एक बार चैट में मुझे बताना, क्या हमारे हेलोएल्केन्स पानी में घुलते हैं? कम ऑन एवरीवन, आई वांट टू नो द आंसर इन द चैट सेक्शन। क्या हमारे हेलोएल्केन्स पानी में घुलते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मिक्स होते हैं, डिसॉल्व होते हैं? बोलिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। अच्छा, बुक में कर लिया तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुक को साथ में रखना होगा नोट्स के फिर, है ना? ऐसा ना हो कल को बुक किताबें ढूंढ रहे हो, किताबें गुम हुई पड़ी हैं। ठीक है,
नहीं घुलते हैं। अच्छा मैंने क्या कहा था, एनसीईआरटी में क्या लिखा गया, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो जब तुम बोर्ड्स में लिख करके आओगे क्या लिखोगे, वेरी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल। यार ना के बराबर है पर हम लिख देते हैं वेरी स्लाइटली। क्यों नहीं होता, चलो ये भी बताओ मुझे, क्यों नहीं होता मैम? क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है भी पानी के बॉन्ड को तोड़ सके और फिर उनके साथ बॉन्ड बना सके। डू यू रिमेंबर दिस? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आरएक्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, हेलोएल्केन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके अपना बॉन्ड खुद से बना ले, राइट? इसीलिए वो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल या ना के बराबर घुलता है। चलिए आइए देखते हैं, दो 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 का मतलब फिर भी क्या है, ये पोलर है, आर पे पॉजिटिव, एक्स पे नेगेटिव चार्ज फिर भी है, लेकिन नहीं घुल पाता। आइए पढ़ते हैं जो चीज मैंने आपको कल बताई थी। हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अरे क्या हो गया भैया तुम्हें, चल पड़ा। चलो, इन ऑर्डर टू डिसॉल्व हेलो एल्केन इन वाटर, अगर तुम्हें उसको घोलना है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर। बोल रहा है तुम्हें एनर्जी चाहिए ताकि आरएक्स उनके बॉन्ड को तोड़ सके और उनसे बॉन्ड बना सके, ठीक है? Less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and water molecule. बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है and these are not as strong as the original hydrogen bond. इसीलिए वो घुलते नहीं है। अगर तुम बॉन्ड बना भी दोगे तो वो यार वाटर के बॉन्ड के मुताबिक तो वीक होगी। एक बच्चा कह रहा है मैम चैट नहीं पढ़ती शिवा। शिवा मैम चैट जरूर पढ़ती है पर मैम को पता है कब जवाब देना है, अभी पढ़ाने पे ध्यान देना चाहती हूं मैं, ठीक है? चलो, As a result, the solubility of haloalkanes in water is low. ये देखिए, इसको हाईलाइट जरूर करना है भी, solubility क्या है भाई, बहुत लो है। और बेटा फर्स्ट लाइन, दे आर वेरी स्लाइटली soluble, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है? नेक्स्ट, however haloalkanes tend to dissolve in organic solvent. मैम अगर पानी में नहीं घुलता तो किस में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा। किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन, इसीलिए वो बन सकता है, वो नहीं बनता है। फाइन हो गया, क्लियर हो गया? आप एक बार रीडिंग दे दो, 2 मिनट का समय लो, फटाक से यार एक बार रीडिंग दे दो ताकि आपकी मैम तब तक आपके डाउट्स ले ले। हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की डन हो गई है। मैम पैरा और ऑर्थो का क्या होगा? रमनप्रीत वो हेलो एरीन्स वाला टॉपिक है, आई एम टीचिंग हेलो एल्केन्स राइट नाउ, ठीक है बेटा? मैम एनसीईआरटी हाइलाइट्स नोट करनी है क्या? मुद्दत बच्चे अगर आपके पास एनसीईआरटी बुकलेट नहीं है तो आप नोट करो, अगर है तो वहां मार्क कर सकते हो, बट मेरी रिकमेंडेशन मानो तो अपने नोट्स में जब लिखोगे अपने हाथों से तो तुम्हें चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? मैम प्लीज टेल मी, दिस इज राइट डाउन इन नोट्स। साक्षी मैंने अगेन वही बोला, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगी लिख लो यार, तुम्हें याद हो जाएंगी चीजें। और अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुकलेट है तो एक पेंसिल ले लो और बुकलेट को पास में रखो। देखो फुल आपके जो अभी ईयर हमारा चलेगा जिसमें ऑर्गेनिक चलेगी, मैं आपको एनसीईआरटी का यूजेज बताऊंगी, कहाँ का एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं और बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है। लेट मी टेल यू, बोर्ड्स में अगर टॉप करना है तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, तो आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको दिखाऊंगी। अगर बुकलेट है साथ रख लेना, नहीं है तो नोट कर लेना बेटा, ठीक है? इट्स ऑल अप टू यू। मैकेनिज्म क्या होता है नंदिनी बेटा, किसका मैकेनिज्म आप पूछ रहे हो? मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रही हूँ बेटे, ठीक है? क्या करना है कि हेलो एल्केन्स वाटर में नहीं घुलता, क्या कारण है मोनू? कारण ये होता है बेटा भी, देखो वाटर की बात करती हूँ, H2O, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बनाता है। अब इसमें भी बच्चा कंफ्यूज होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल में जो OH बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। उस बॉन्ड को तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप एक नया बॉन्ड बनाओगे तभी वो चीज उसमें घुलती है। अगर आज आप पानी के अंदर शुगर को ऐड कर रहे हो तो शुगर उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तभी वो घुल रहा है ना, मिक्स हो रहा है, अदरवाइज वो मिक्स नहीं होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। कभी भी एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तुमने बनाना है तो ओल्ड बॉन्ड्स को तोड़ोगे, नए बॉन्ड्स उसमें तब फ्रेम होंगे ना। तो यहाँ आरएक्स के पास हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं पर इतनी एनर्जी नहीं होती भी घुल सके। क्लियर हो गया? ठीक है मैम, हाउ वंडरफुल फोर्सेस मेजर और हाउ मैम इट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स और अ वीक फोर्स। आदित्य देखिए, आपने आई गेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11वीं में 3rd चैप्टर में पढ़ा होगा या 4th चैप्टर में, जब आप केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो आपने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में सुना होगा। कोवलेंट बॉन्ड इज शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस बंदे का, तो यार वहां शेयरिंग हो जाती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही इंसान पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 2 एटम्स के बीच में शेयर होते हैं। वॉन्डरवल फोर्सेस की बात करते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारा कंसिडर किया जाता है अगर मैं हाइड्रोजन और वॉन्डरवॉल को कंपेयर करती हूँ तो। ठीक है मैम, फर्स्ट टाइम क्लास में मैम बैकलॉग
ओ माय गॉड, बहुत हेल्प मी मैम प्लीज। आयुषी, ये रोने से बढ़िया 15-15 मिनट दिन का निकालेंगे तो आपका लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। आप 2x स्पीड पे देखो, 1.7x स्पीड पे देखो बेटा, मुझे ये बहाने लगते हैं। आई वांट आप मेहनत करो। जो मेहनती इंसान होता है वो ये नहीं देखता अभी मेरा बैकलॉग हो गया मैं कैसे करूंगा, वो काम करता है। अपने आप समय निकालो, दिन में 15 मिनट मिल रहे हैं, सुबह 15 मिनट का लेक्चर देखो, फिर आधे घंटे बाद तुम्हें 15 मिनट मिल रहे हैं तब 15 मिनट देखो, दोपहर को देखो, जब भी तुम्हें समय मिलता है तब करो बेटा। थैंक यू बेटा सलमा। ठीक है बच्चे, मैम एनसीईआरटी से रिएक्शन नहीं पढ़नी है। मैम एनसीईआरटी में हेलोल केन्स की रिएक्शन कुछ कुछ नहीं समझ आ रहा। परिधि बच्चे, जैसे ही आपका लास्ट लेक्चर होगा मैं एनसीईआरटी बुकलेट पूरी रीड करवाऊंगी। मैं ऐसी ही हूं, तो आपको जो भी टेंशन होगी, जो भी चीजें नहीं समझ आई है उसमें हो जाएंगी, ठीक है। रिलैक्स रहो। मैम क्या वाटर का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है? बेटा वाटर का बॉन्ड यानी कि आप OH बॉन्ड की बात कर रहे हो, वो कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यहाँ बात नहीं कर रहे हो। कोवलेंट बॉन्डिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। मैम CH2Br होता है या CH3Br? अब देखिए ये जो CH2Br है बेटा, आप इसमें और इसमें क्या फर्क समझ पा रहे हो? यहाँ पर आपके पास आपने सुना होगा क्लोरोफॉर्म के बारे में, ट्राइब्रोमो, डाइब्रोमो और इन सब के बारे में सुना होगा, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स वगैरह आप पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बताती हूँ, आपको यहाँ पे वैलेंसी कार्बन की पूरी करनी होती है। CH2Br के अंदर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ब्रोमीन के साथ। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH3Br होगा। हाँ, अगर तुम CH2Br2 लेते तो वो अलग चीज थी, वो पॉलीहेलोजन में पढ़ते हो। यहाँ तुमने कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं की, इसलिए CH3Br इज द राइट। कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा चैप्टर मैम? तो बेटा देखिए, इसके आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले आपको पढ़ा दूंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोशिश रहेगी मेरी दोनों उसकी टाइप्स आज कवर हो जाए। इफ नॉट, कल के लेक्चर में आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाइंड अप हो जाएंगी, पॉलीहेलोजन कंपाउंड हो जाएंगे। कल ट्यूसडे को मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ, वेंसडे को भी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रही हूँ। वेंसडे वाली क्लास में आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तरह से कल आपका एक शॉर्ट टेस्ट भी रहने वाला है, जिसका अभी मैं आपको बताऊंगी। छोटा सा आपके लिए मैंने आगे बताना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। छोटा सा एक आपका कल टेस्ट रहेगा बेस्ड अपॉन दी टॉपिक्स जो हमने पढ़ा, ताकि आपका एक रिकैप हो जाए। उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टीज और सब जो टॉपिक रहेगा वाइंड अप करने वाली हूँ। परसों की क्लास जो हमारी होने वाली है उसके अंदर अगर कुछ मेरा पार्ट रह गया तो वो पढ़ाऊंगी, और नहीं तो क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हमारे चलेंगे, और जिसमें मैं कन्वर्जन क्वेश्चंस तुम्हें सिखाऊंगी। थर्सडे को जो हमारा लेक्चर होगा विल बी स्टार्टिंग विद द अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। अभी तक मेरा ये मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है, फाइन है। चलो ओके तो बेटा अब आपके पास एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। बेटा पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, आप लोग मुझे चैट में बताएं भी फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर आएगा। यू नीड टू अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे 6.6। पहला पार्ट ध्यान से देखिएगा बेटा, पहला पार्ट ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। तो ब्रोमोमिथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमिथेन, डाइब्रोमोमिथेन, आपको ये दिया गया है। मैं एक एक पहले नाम यहां पर लिखना चाहती हूं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है हमें? फर्स्ट हमें बच्चा दिया गया है ब्रोमो मिथेन। क्या दिया गया है? ब्रोमो मिथेन। बेटा आप में से कई बच्चे कह रहे हैं मैम प्लीज हमारी ना कल क्लास मत लो। बेटा एक बात बताती हूँ तुम्हें, देखो अब सुनील सर की क्लासेस खत्म हो गए क्योंकि उनका सिलेबस वाइंड अप हो चुका है, तो केमिस्ट्री के 4 लेक्चर्स एवरी वीक आपके होने ही थे। बट आप सभी बच्चे प्यारे हैं, समझदार हैं। सैटरडे को रक्षाबंधन करके ऑफ है ना, शायद क्लास नहीं है जितना मुझे पता है। सैटरडे को आई गेस देयर इज नो क्लास। ऑब्वियसली अगर क्लास नहीं है, संडे भी तुम लोग एंजॉय करोगे, ठीक है, क्योंकि राखी है एंड एवरीबडी इज गोइंग टू एंजॉय सैटरडे संडे, तुम नहीं पढ़ोगे। तो इस वजह से मुझे कल और परसों क्लास लेने दो, मुझे तुम्हें सिलेबस भी करवाना है और तुम्हें बेटा अभी और भी चैप्टर्स हमें करने हैं। और अब बहुत डिफरेंस हो गया है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है अभी अब 2 क्लासेस से काम चलने वाला है। नाउ वी हैव टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स इन अ वीक, ठीक है। चलिए, और ज्यादा देर की नहीं होगी बेटा, कल की क्लास और परसों क्लास ज्यादा देर की मैं नहीं लूंगी, तो रिलैक्स रहो। 1 और 45 मिनट्स ले जाऊंगी, 55 मिनट्स ले जाऊंगी, इतना तो दे सकते हो टाइम अपना मुझे ठीक है। आ जाओ। तो ब्रोमो मिथेन को कैसे लिखते हैं? देखो ब्रोमो, जब एक ब्रोमो लिखा है तो एक ही Br आएगा, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी करो। तुम्हें नाम नहीं पढ़ना आ रहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है यार। ये देखो मिथेन मतलब एक कार्बन, मिथ मतलब एक के लिए होता है, ब्रोमो मतलब एक ब्रोमीन लगेगा। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एक ब्रोमीन तुमने लगा दिया, कितने बॉन्ड रह गए? 3 रह गए। किसके साथ मैम? हाइड्रोजन के साथ, तो CH3Br हो जाएगा। बेटा ब्रोमोफॉर्म की बात करती हूँ, अगर किसी बच्चे को क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता है तो ब्रोमोफॉर्म का भी बेटा वैसे ही होगा। किसी को पता है यार क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला? चार्ट में एक बार मुझे बताइए, चार्ट में एक बार मुझे बताइए। बेटा मेरा तो ऑलरेडी 3 बजे का कल स्लॉट बुक है, तो मेरा तो पहले से ही है, सर ने शायद अभी लगाया होगा मैथ्स में, मुझे नहीं पता। आप पहले मुझे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ। किसी को पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज दी फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म? पता है क्या?
CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। तुमने सुना है पुराने जमाने में जब किसी की किडनैपिंग की जाती थी तो क्या करते थे, हैंकी लेते थे, हैंकी पे कुछ ऐसे स्प्रे सा करते थे, है ना, कुछ डाल देते थे ऐसे ढम करके और फिर लेके जाते थे, ऐसे लगाते थे और फिर बंदा बेहोश। और फिर उसके घर पे सीआईडी वाले, क्या सीआईडी वाले तो बाद में हेल्प करने आते, तो घर पे कॉल आता था फिरौती के लिए, है ना, अगर तुम अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो अपने बच्चे को छोड़ दो, ठीक है, और हमें पैसे देके जाओ तभी तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा। ये होता था कि नहीं होता था? वो क्या करते थे भाई, वो क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे। क्लोरोफॉर्म अब बेटा बैन हो चुका है, नाउ इट इज बैन, इसका इस्तेमाल नहीं करते क्लोरोफॉर्म। और कहाँ इस्तेमाल होता था, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कभी भी ऑपरेशन करवाने जाते हैं, कोई भी ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया देने के लिए भी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक और एग्जाम है, तो कभी तुमने दांत वगैरह का इंजेक्शन लगवाया, ठीक है, मेरे को याद है, ठीक है, बचपन में, तो बचपन तो नहीं मैं कह सकती, क्लास 12th की ही बात है, ठीक है, क्लास 11th में, जनरली जब क्लास 11 का एंड होने वाला था तो मेरा साइनस का ऑपरेशन हुआ था। साइनस के ऑपरेशन में क्या था, यहाँ ये जो एरिया है ना आपको दिख रहा है, यहाँ पे ना जुकाम जम गया था, तो इट वॉज नॉट एबल टू गो, मतलब वो जम गया था, जा नहीं रहा था। तो व्हाट दे डिड, उन्होंने एंडोस्कोपी की थी। एंडोस्कोपी में क्या होता है, देयर इज लाइक आपके नोज के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट अंदर डाला जाता है एंड देन यहां से फिर उन्होंने सब कुछ बाहर निकाला था। तो इसकी वजह से मेरा फेस क्या स्वेल्ड अप होने लग गया था, तबियत खराब होने लगी थी एक्सेस में, तो ये हुआ था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। जब भी आप कोई ऑपरेशन करने जाते हो या आपका ऑपरेशन होने वाला होता है, या आपने आसपास भी देखा होगा, तो वो इंजेक्शन दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि व्हेन दे आर गोइंग टू डू ऑपरेशन, भाई तुम तो रोने लग जाओ, चीखने, मैंने तो मार दिया, मेरे को इंजेक्शन लगा दिया, तुम में से कितने डरपोक है, इंजेक्शन से कितने डरते हैं, बहुत लोग डरते होंगे ना, है ना। तो जितने लोग डरते होंगे उनको पता होगा, जब भी आपको इंजेक्ट करते हैं भाई, हम तो वैसे ही हमारी हालत टाइट हो जाती है, भाई ऑपरेशन होने वाला, पता नहीं क्या हो जाएगा, जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, इतने मतलब आपके थॉट्स आने लग जाते हैं दिमाग में। तो दे गिव यू एन इंजेक्शन ताकि तुम डॉक्टर को डिस्टर्ब ना कर सको उसको होने में। एंड एक और रीजन ये भी होता है कि तुम्हें वो पेन फील ना हो, सुन्न हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है, तुम्हें कुछ नहीं पता चलता है क्या होता है ना। मुझे डर लगता है, अरे वाह, तुम लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, बेटा मुझे इंजेक्शन से बिल्कुल कतई डर नहीं लगता, पता नहीं क्यों, मतलब बचपन से मेरे को ऐसा लगता है दवाई से ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो और ठीक हो जाओ भाई, इंस्टेंट ठीक हो जाओ। आई फील लाइक दवाई मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे लिए तो इंजेक्शन जिंदाबाद। मतलब मेरी कभी तबीयत खराब हो और मेरे को वो बोले हाँ भाई हम तुम्हें ग्लूकोज की बॉटल चढ़ा देंगे, मैं खुशी खुशी चढ़वा लूं, मुझे ऐसा लगता है वो ज्यादा बेटर है रादर देन टेकिंग मेडिसिन एंड देन ठीक होना। ठीक है, तो सुन जो करता है, तो वो एनेस्थीसिया जो देते हैं ना, एक सुन कर देते हैं, बेहोश हो जाता है इंसान। एनेस्थीसिया जब दिया जाता है तो एक इंसान बेहोश हो जाता है। पहले के समय में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता था ऑपरेशंस करने के लिए, हार्ट के ऑपरेशंस और भी जितने भी ऑपरेशंस है, हाई बड़े बड़े ऑपरेशंस जो होते हैं वो इससे किया जाता था। तो एनेस्थीसिया देते, अब ये बेटा बैन हो चुका है बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, हार्मफुल इफेक्ट से, इस वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है वो CHCl3 होता है। अब तुम्हें ब्रोमोफॉर्म आ जाए, आयोडोफॉर्म आ जाए, कोई भी आ जाए, फॉर्म ऐसे लिखा आ जाए ना, वो होगा CHBr3। मतलब CHX3 जो है वो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नो इंजेक्शन मैम, मैं बड़ा तुम्हारे पीछे अभी आ रही हूँ इंजेक्शन लगवाने के लिए, कैसी बातें हैं, है ना, आ जाओ। चलो अब क्लोरोमीथेन की बात करते हैं। जैसे तुमने ब्रोमोमीथेन लिखा बेटा, जैसे तुमने ब्रोमोमीथेन लिखा यार, वैसे ही हम क्लोरोमीथेन भी लिखेंगे। क्लोरोमीथेन, क्लोरो मतलब एक ही सीएल है, मिथेन मतलब एक ही कार्बन है। अगर एक सीएल के साथ बॉन्ड बना दिया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 रह गए, तो CHCl3 हो जाएगा, ओ सॉरी CH3Cl हो जाएगा। CHCl3 तो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। डाइब्रोमोमीथेन की बात करते हैं, आ जाओ। डाई ब्रोमोमीथेन, बेटा डाई ब्रोमोमीथेन, डाई मतलब 2 ब्रोमीन है, मिथेन मतलब एक कार्बन। अगर तुमने एक कार्बन को 2 ब्रोमीन से अटैच कर दिया, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड रह गए, तो CH2Br2 आ जाएगा बेटा, फाइन हो गया। अब बच्चा हमें यहाँ पर इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं, D बोल दूं, तुम्हारे अकॉर्डिंगली क्या ऑर्डर होगा चैट में मुझे बताओ। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑर्डर बेटा इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए। कार्बन सभी में एक है, पहले मुझे बताओ, कार्बन सभी में एक है, हाँ जी मैम। मैम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। मैम जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। चारों केसेस में मैम एक एक कार्बन है, पर ब्रोमीन ज्यादा किसमें है मेरा बच्चा, ब्रोमीन कहाँ ज्यादा दिख रहा है। मैम हमें ब्रोमीन ज्यादा दिख रहा है, मैम यहाँ ज्यादा दिख रहा है। एक और बात बताना मुझे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से ब्रोमीन का मास ज्यादा होगा या क्लोरीन का। मैम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, मास बढ़ता है, मतलब ब्रोमीन का ज्यादा होगा, तो हम ब्रोमीन से मैम इसको कंपेयर करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है बेटा जी, क्या आंसर होना चाहिए। BDAC कई बच्चे बोल रहे हैं, क्या लगता है। हाँ जी, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेटा।
सभी बच्चे इसका आंसर मुझे चैट में लिखें। क्या ऑर्डर आपको लग रहा है? अच्छा चलो एक पोल करवाते हैं। हाईएस्ट किसका है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ABCD में से हाईएस्ट किसका है? आप मुझे पोल में बताओ। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? पहले आप मुझे वो पोल में बताओ, फिर अपन आगे चलेंगे। चलो जी जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट किसका है बच्चा? मैम देखो, हाईएस्ट 3 ब्रोमीन का होगा, बी ऑप्शन का होगा। चलिए 76। बेटा इसमें भी क्या कंफ्यूजन हो रही है? बेटा यहाँ 1 ब्रोमीन, यहाँ 3, इसका सबसे कम होगा क्योंकि क्लोरीन का कम होता है। यहाँ 2, 3 वाले का सबसे ज्यादा, मैम बी का सबसे ज्यादा। अच्छा इसके बाद मुझे एक बात बताना, तुम्हें किसका ज्यादा दिख रहा है? मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो बी का सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है? उसके बाद बेटा 2 ब्रोमीन वाला होगा, मतलब मैम डी होगा। उसके बाद बेटा कौन होगा? 1 ब्रोमीन वाला ए होगा, और सबसे लीस्ट किसका होगा? बेटा सी का। तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। तो बेटा CADB आ रहा है, CADB आ रहा है। क्या सभी का यही आ रहा है? CADB आ रहा है मेरा बच्चा, CADB आ रहा है बेटे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं सेकंड पार्ट पे। बेटा सेकंड पार्ट है 1 क्लोरोप्रोपेन दे रखा है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला, बेटा प्रोपेन मतलब 3 कार्बन और इधर क्लोरीन लगा दो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, याद है आइसो मतलब सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग, प्रोपाइल मतलब टोटल 3 कार्बन, क्लोराइड लगाना है, इधर क्लोरीन लगा दो, ठीक है। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है मैम, और इस पे क्या लगा दिया? क्लोरीन। पहली बात तो हमें क्या चेक करना होता है? मॉलिक्यूलर मास चेक करना है। मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा? मैम यहाँ पे देखा जाए 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 3 कार्बन 1 क्लोरीन, 4 कार्बन 1 क्लोरीन। तो यार अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, इसको सी बोलूं, तो मैम सी का तो हाईएस्ट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो पहले लोएस्ट फिर हाईएस्ट आएगा, राइट। अब इसके बाद मैम इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? मैम हमें पता है ब्रांचिंग का तो लीस्ट होता है। ब्रांचिंग का लीस्ट क्यों होता है मैम? जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना बॉइलिंग पॉइंट कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए आएगा और फिर बी, तो बेटा BAC आएगा। BAC आ रहा है सभी का, BAC आ रहा है बेटा। इंक्रीजिंग का मतलब लोअर फिर हायर फिर सबसे ज्यादा, ठीक है भाई। CAB क्यों बोल रहे हो क्या बच्चा? चलूं आगे, सवाल हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट के। बेटा लिख लीजिए यहाँ पे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन लिख लो, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन। पहली प्रिडिक्शन आपकी परिश्रम 2026 की, यही लिख लो, अभी बता रही हूं। पहली प्रिडिक्शन परिश्रम 2026 की, ठीक है। क्या प्रिडिक्शन? 1 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक। इस चैप्टर का नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी चैप्टर, और हर चैप्टर में बेटा यही रूल चलेगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। अब तुम कहोगे मैम तो अंतर्यामी है, मैम ने तो प्रेडिक्ट कर दिया। अरे नहीं बाबा, ये प्रेडिक्शन इन दी सेंस, आप यहां ये लिख सकते हो, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन। इन अदर वर्ड्स ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आप जैसे विद्यार्थी भी कर सकते हैं। पास्ट जितने सालों के पेपर्स हैं, PYQs उठा करके देख लो, एक सवाल इस टॉपिक से आता है। सो दिस इज नॉट बी मैंने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बता दिया बेटा, दिस इज समथिंग जो आप लोगों को खुद ऑब्जर्वेशन करने पे पता चलेगा भी यार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बॉइलिंग पॉइंट से। अब वो बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन से रिलेट कर सकता है, अल्कोहल चैप्टर से पूछ सकता है, एल्डिहाइड से पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर के बॉइलिंग पॉइंट से एक सवाल बनता ही बनता है। स्पीकिंग अगेन, ये जो प्रिडिक्शन है ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन है, तो प्रिडिक्शन वर्ड एप्रोप्रिएट नहीं होगा मुझे लगता है। कहीं तुम फिर मेरे को बोलो अरे मैम ने प्रिडिक्ट कर दिया पेपर, ठीक है। तो ये मैं ये कहना चाहूंगी भी ये दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बेटा, एंड दिस मे कम, मे लिख देते हैं, मे मतलब पॉसिबिलिटी है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मे कम, ऐसे टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन खुद आप ऑब्जर्व कर सकते हो PYQ उठा करके, ठीक है। ठीक है चलो यार बेटा,
और एमसीक्यू में भी आ सकता है, जैसे अभी ऑर्डर में बताया था, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, नो पेपर लीक, पेपर लीक नहीं किया भाई, मैंने पेपर लीक नहीं किया। मैं कैसे पेपर लीक कर दूंगी बेटा, मुझे कैसे पता पेपर में वो क्या क्वेश्चंस डालने वाले हैं। हाँ, मैं ऑब्जर्वेशन दे सकती हूँ। अगर आप किसी भी टीचर के पास जाते हो, वो आपको एक ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं बेस्ड अपॉन उनके एक्सपीरियंस से। अब मुझे इस कैटेगरी में पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए ऑब्वियसली, तो मैं ये देखती आ रही हूँ हर साल एक सवाल आता है, तो मैं बच्चों को हर साल बोलती हूँ बेटा इसको तो छोड़ के नहीं आना, इस टॉपिक को। बॉइलिंग पॉइंट से बेटा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे 3 चीजें होती हैं। पहला तो मॉलिक्यूलर मास, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और ब्रांचिंग। अब जो क्वेश्चन आपको मैं बोल रही हूँ, जो आप ऑब्जर्व करोगे, ये तो 2 चीजें हैं ही। एक मैंने जो आपको बोला, एक आगे आप चैप्टर पढ़ते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हो, फिर आप एक एल्कोहल पढ़ते हो, उसके बाद आप एल्डिहाइड पढ़ते हो, या कीटोन आप देखोगे, और फिर आपके पास आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं। तो बेटा ये एक ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जनरली इनमें से या इधर से सवाल आता है, खुद देख लेना, ठीक है। ये लीक लूक नहीं है बेटा, ये वर्ड ना अच्छी अच्छी भाषा नहीं है, मेरे को नहीं लगता लीक वर्ड इज अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड। सही भाषा भी नहीं है, और ठीक है, तो तुम चैट में लिख रहे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम हाँ ये बोल सकते हो दिस कैन कम, दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है। अच्छा शब्द नहीं लगता मुझे, नेगेटिव शब्द मुझे लगता है, पॉजिटिव शब्द मुझे नहीं लगता, बाकी कोई बात नहीं। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अरे बाप रे, करें भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस, कैन वी स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस। चलो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइंस की बात करते हैं, तो आपके पास 2 मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, एक आता है मेल्टिंग पॉइंट, एक आता है बॉइलिंग पॉइंट। आइए इसको समझते हैं। पहला आप यहां पे देखोगे बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और एक आपके पास आता है बच्चा यहां मेल्टिंग पॉइंट। उससे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर थोड़े से वाकिफ करवा दूं, मुझे याद नहीं है तुम्हें याद है या नहीं है, पर मैंने तुम्हें ऑर्थो मेटा पैरा पढ़ाया था, याद है बेटा। मान लीजिए मेरे पास ये एक हेलो एरीन है, जिसको मैं क्लोरोबेंजीन बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ बेटा? क्लोरोबेंजीन बोलती हूँ। अगर बेटा इसी क्लोरोबेंजीन को अगर मैं जी ग्रुप कंसिडर करूं, तो इसके रिगार्ड में ये जगह ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा हो जाएगी, है ना। अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा जी भी यार यहाँ पे एक सीएल है, और मैंने ऑर्थो पर भी एक सीएल लगा दिया, तो ये मेरा क्या होगा? ऑर्थो वाला हमारा कंपाउंड बनेगा। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलती हूँ बेटा भी एक क्लोरीन इधर है, एक क्लोरीन इधर है, ये मेटा प्रोडक्ट है। और पैरा के केस में कैसे बनेगा? अगर ये जी ग्रुप है बेटा, तो दूसरा भी मैंने यही लगाया, ये पैरा है, राइट। तो बेटा एक चीज यहां पर देखी गई है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आता है वो ऑर्थो फिर पैरा फिर मेटा आता है। मेटा का बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट हो जाए, सबसे लीस्ट होता है। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट पैरा के मुताबिक ज्यादा होता है। तो आप एक तरह से इस ऑर्डर को नोट कर सकते हो। अगेन रीजन यहां पर फिर वही है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस। क्या रीजन है भाई यहाँ पे मैम? इसका रीजन अगेन वही है जिसे हम कहते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखते हैं ध्यान से, मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया जा रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा आ जाएगा बेटा। पैरा का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा आता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा मैम? इसका रीजन होता है बेटा सिमिट्री। देखो ये सिमिट्रिकल है या नहीं है, इसको वैसे बीच में से डिवाइड कर दूं तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सिमिट्रिकल है। तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा सिमिट्री पे डिपेंड करती है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा वॉन डर वॉल फोर्सेस पे डिपेंड करती है। यहां पे भी मेटा का सबसे कम ही होता है। इसका रीजन लिखना चाहते हो? दिस इज वॉन डर वॉल फोर्सेस, एंड इसका लिखना चाहते हो तो बेटा ये सिमिट्री होता है। इसका कारण जो ज्यादा सिमिट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। बेटा ये सिमिट्रिकल है ना, इसे सिमिट्री देखो पैरा में, ठीक है। अब आपको बेटा मैं एनसीईआरटी हाईलाइट इसकी रीड करा देती हूँ। 3 प्रॉपर्टीज है, 2 मैंने बता दी, तीसरी प्रॉपर्टीज के फिजिकल स्टेट पे आती है, डायरेक्ट हम उसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये आप सभी ने बच्चों ने नोट कर लिया है तो बच्चे मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कहना है बेटा बढ़े आगे। बेटा तुम्हारा सरप्राइज अभी रिवील होने वाला है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मैम सबको ब्लॉक कर दो, है ना, फिर पढ़ेगा कौन भाई? सबको ब्लॉक कर दूंगी तो कैसी बातें हैं। चलो जी करें बेटा, डन एवरीबॉडी।
सियाने सियाने प्यारे प्यारे बच्चों करें। बेटा जो बच्चे बातें कर रहे हैं चैट में उनको छोड़ो, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, लोड मत लिया करो। ऐसे हर इंसान का, हर छोटी बात का हम लोग लोड लेने लगेंगे तो जीवन कैसे निकलेगा यार। ठीक है, चलो आ जाइए देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलो बेंजीन। डाइहेलो मतलब दो हेलोजन बेटा मिलते हैं। देखो जैसे जैसे मैं तुम्हें लिखवाती हूँ सेम तुम्हें पैटर्न में अपनी एनसीईआरटी में या अपनी कॉपी में लिखना है, यानी कि दो हेलोजन्स मिलते हैं, ठीक है, आर वेरी नियरली दी सेम। बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट वैसे सेम होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाउएवर पैरा आइसोमर्स are high melting point, are high melting as compared to the other ortho and meta। मैंने आपको बोला था ना। अब यहाँ पर देखिए पैरा के केस में उसने क्या बोला है, क्योंकि उसमें मैम सिमेट्री है इस वजह से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है। जो देखो सोचो अगर मैंने एक डब्बे में ना बहुत सारी ना पेस्ट्रीज भरनी है, ठीक है, भूख लग गई सबको, चौको ट्रफल पेस्ट्री भरनी है, सोचो तो मैं क्या करूंगी, उसको इस तरीके से अरेंज करूंगी ना वो यार ज्यादा से ज्यादा उस बॉक्स में फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, तो मैं सिमेट्री वाइज उसको रखूंगी तो ही वो उसके अंदर फिट हो सकती है। तो मेल्टिंग पॉइंट सिमेट्री से इसीलिए रिलेटेड होता है, ठीक है बेटा। जबकि अगर मैं बात करती हूँ अगर आपके यहाँ पर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट तो बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसके अंदर बॉन्ड ज्यादा। सोचो एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, तो इसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जबकि एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन नीचे, उसमें बॉन्डिंग कैसे होगी भाई, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, इसमें बॉन्डिंग नहीं हो सकती है ना, लेकिन एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, इसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी, राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रहा है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट तुम कैसे उसको एक क्रिस्टल लैटिस में फिक्स कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे, हाँ आज फास्ट, आज मेरा भी फास्ट है बेटा नो मैम आज फास्ट, आज कोई चौको ट्रफल की बात नहीं करूंगी, दो मैंने कर दिया। उन बच्चों को खाने देते हैं भाई जो फास्ट रखते हैं, उसको वैसी भूख नहीं लगती है। जब सच्चे दिल से आप फास्ट रखते हो तो कैसी भूख है ना। हम तो भाई हर दिन रख सकते हैं फास्ट, ऐसी बात है ना। देखो मैंने निर्जल फास्ट नहीं रखा, पानी में पी रही हूँ, ठीक है आ जाओ। Para isomer are high melting as compared to those of ortho and meta isomers. It is due to symmetry that fits in the crystal lattice better as compared to ortho and meta। यहाँ देखिएगा ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, किसका बॉइलिंग पॉइंट अभी मैंने बताया मैम, ऑर्थो का ज्यादा, फिर बेटा पैरा और फिर इसका, आप देख लो वैल्यूज। मेल्टिंग पॉइंट को देखे मैम किसका ज्यादा, पैरा का ज्यादा, फिर ऑर्थो और फिर लीस्ट किसका, मेटा का। मेटा हर केस में बेचारा लीस्ट बैठा है, ठीक है, ठीक है। चले डन हो गया बेटे, डन हो गया, शुरू कर सकती हूं मैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब बेटा सरप्राइज आने वाला है तुम्हारे लिए। सरप्राइज तो क्या है, तुम्हें एक नया वर्जन मैम का दिखेगा, ठीक है, ठीक है। देखो पिछले साल के बच्चों को तो पता है, तुम अपने सीनियर से पूछना, मैंने केमिस्ट्री में ना कई कई ऐसी रिएक्शंस थी जिसमें बहुत उनको एंजॉय करवाया, मतलब वो रिएक्शंस ना उनको याद नहीं करनी पड़ी, दे एंजॉयड दी रिएक्शंस पढ़ते समय, ठीक है। लैटिस क्या होता है, लैटिस होता है बेटा जब 3D में मैं मॉलिक्यूल्स को अरेंज करती हूँ। क्यूब देखा है, क्यूब 3D में होता है, स्क्वायर 2D में होता है। 2D मतलब स्क्वायर को तुम ऐसे बना सकते हो ना, स्क्वायर ऐसा बनता है, क्यूब कैसा बनता है, ऐसा होता है ना 3D में। तो 3D में जब तुम सारे पार्टिकल्स को अरेंज करते हो ना, क्रिस्टल्स को अरेंज करते हो, तो क्रिस्टल लैटिस बनता है, ठीक है। चले जी, करें, रेडी, कैन वी स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज एवरीवन। चल बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के हम बात करने जा रहे हैं। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में हेलो एल्केन्स की, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। 3 प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो हमारे सिलेबस में है। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ठीक है। चले आगे, ये सरप्राइज तो नहीं है, हाँ सरप्राइज तो क्या ही है, टॉपिक को वो कर रही हूँ, सरप्राइज ऐसा तो है नहीं है। चलो आ जाओ, देखो अब सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। हेडिंग डाल लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे मेरा प्यारा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डाल ली, हेडिंग डाल ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट। करें स्टार्ट, रेडी, रेडी है, रेडी।
तो मैं आपको अभी एक मूवी कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई दिखाई दूंगी, ठीक है? हाँ, तो मैं रोल तो नहीं प्ले कर रही, मैं तुम्हें टॉपिक समझा रही हूँ। तो कैन समबडी टेल मी बी, ये जो मूवी है दिस इज ऑफ शाहरुख खान, ठीक है? और ये कैरेक्टर कौन सी हीरोइन ने प्ले किया था? आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग फॉर यू, यू विल गेट टू नो, ठीक है? चलो ध्यान से सुनना, ठीक है? हाय हाय रे हाय लड़का, हाय हाय रे हाय, करता नादानियां क्यों पूछो तो हाय, कभी हमसे लड़ता है कभी बिगड़ता है, ना 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 ना, ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, ये लड़की है दीवानी, है दीवानी, है ना? अरे वाह यार, तुम लोगों ने मूवी देख रखी है क्या? वाह यार, दिस इज अ वेरी प्यारी सी मूवी। सो दीज आर अवर कैरेक्टर्स। लेट्स वेलकम द वेरी फर्स्ट रिएक्शन दैट इज हमारे प्यारे प्यारे से, ठीक है, मेन लीड जो इस मूवी के हैं। कौन सी मूवी है पहले तो बताओ मुझे? कुछ कुछ होता है ना 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 ना, है ना? आ जाओ स्टार्ट करते, समझते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या है, ये कौन है? इनका नाम क्या था? इनका नाम था टीना। क्या नाम था इनका? इनका नाम था टीना। इनका नाम क्या था? अंजलि। मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर अंजलि, है ना? और किसको अंजलि का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता था, बहुत, है ना? ठीक है, तो देखो अब टीना किसका काम करने वाली है यहां पर? टीना विल बी एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। टीना कौन है? टीना है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? राहुल, ही वॉज राहुल, इनका नाम था राहुल। अब कई बच्चे कहेंगे जिसने मूवी नहीं देखी, बेटा अभी डायरेक्टर शौर्य आपको मूवी पूरी बताने जा रही है केमिस्ट्री के शब्दों में, ठीक है? चलो, तो राहुल है आर। राहुल कौन है? आर है। टीना है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? और हमारे पास यहाँ कौन है? अंजलि। अंजलि कौन है? अंजलि है बेचारी एक्स, हेलोजन, ठीक है? रेडी? ठीक है, शुरू करें, स्टार्ट करें। किसी को मूवी देखने की जरूरत नहीं, आज मैम तुम्हें बता देगी मूवी में हुआ क्या था, ठीक है? और एक एक रिएक्शन के तुम्हें सारे स्टेप समझ आएंगे। सो कैन वी स्टार्ट एवरीबॉडी? क्या आप तैयार हैं? चलो जी बेटा, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है राहुल आर, अंजलि है हमारी हेलोजन, ठीक है? हेलोजन है बेचारी, ठीक है? दुखियारी अंजलि। अंजलि वॉज अ वेरी फेवरेट कैरेक्टर, बहुत ही हंसमुख, बहुत ही खुशहाल मिजाज की बच्ची थी, हमारी लड़की थी, ठीक है? ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसको हटा देती हूँ, ऐसे पढ़ाई नहीं जाएगा यार। आ जाओ, वापस से इसको डाल लेंगे, देखते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप समझते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। सभी बच्चे इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे? पहले इस चीज को देखो। न्यूक्लियो शब्द का मतलब, बेटा आपने लिखा ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कॉपी में लिखा, सभी ने लिखा, लिखा ना? ओके फाइन फाइन। तो यहां से देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियो क्या है भाई? न्यूक्लियो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियो का मतलब क्या है बेटा? न्यूक्लियस। जैसे मैं लिखूंगी आपको भी वैसे ही लिखना है ताकि आपको समझ आए। बेटा फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब लविंग। बेटा फोबिक मतलब डर। कहते हैं ना आई एम हाइड्रोफोबिक, मुझे पानी से डर लगता है। भाई मुझे भी बहुत डर लगता है, मुझे ऐसा लगता है मैं स्विमिंग करने जाऊंगी तो मैं डूब ही जाऊंगी, मुझे आती ही नहीं। मतलब एक होता है ना, जैसे मेरे को ऐसा लगता है मैं पिछले जन्म में अगर कभी मरी होंगी ना तो ऐसे डूबते हुए मरी होंगी, पता नहीं क्यों होता है ना। कई लोगों को हाइट का फोबिया होता है, किसी को डॉग का फोबिया होता है, किसी को नाइट मतलब अंधेरे से डर लगता है, ठीक है? तो तेरा वेरी वेरी फोबियाज है ना, ठीक है? तो यहां पर देखो न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियो मतलब लविंग, फिलिक न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब लविंग। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? भाई तुम तो अब 11th में पढ़ के आए हो, बताओ न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या चार्ज होता है? व्हाट डू यू थिंक? न्यूक्लियस पे बेटे कैसा चार्ज होता है? बताओ क्या चार्ज होता है? बताइए।
ठीक है मैम, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव होता है मैम? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। मैम हम पढ़ के आए हैं, प्यारे बच्चे हैं, वेरी गुड। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। आता है कि नहीं आता है? इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव आता है। अच्छा अब बताना, पॉजिटिव से प्यार किसको होगा बेटा? पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसपे खुद पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। भाई नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल वो होगा जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज होगा पर पॉजिटिव के प्रति अट्रैक्टेड होगा। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ, है ना? तो तुम लोग PW फिलिक हो ना सभी के सभी, फिजिक्स वाला लविंग स्पीशीज, है ना? आ जाओ यार, देखो तो देखो, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ठीक है? आ जाओ यार, देखो अब देखो, न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव से लविंग कौन? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज। रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत है? किसी को समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेटा इस शब्द को देखो, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना, किसी की जगह ले लेना। ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन। इसने इसकी जगह ले ली, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, रिएक्शन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तुम्हें क्या लगता है रिएक्शन क्या होती है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना रिएक्शन होती है? बताओ एक बार। अगर तुमने 11th में पढ़ा है तो भाई ये जो डेफिनेशन है ना, अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, भाई कतई गलत है, 100% गलत है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है बच्चा। रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज रिएक्शन बेटा? किसे कहते हैं रिएक्शन? किसे कहते हैं रिएक्शन? बोलो, किसे बोलते हो रिएक्शन? हाँ जी पुत्र जी, जल्दी बताओ किसको कहते हैं रिएक्शन? मैम रिएक्शन वो होती है जहां एक सबस्ट्रेट होता है, उस सबस्ट्रेट पे एक रिएजेंट आता है रिएक्ट करने के लिए, फिर वो हमें 2 स्टेजेस देता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। आओ पहले रिएक्शन समझे, क्योंकि सारी पूरी केमिस्ट्री में तुम्हें यही मिलेगा। क्या होगा मैम? उसी के नीचे वो लिख लोगे ना, उसी के 2 लाइनें छोड़ करके ये चीज लिखनी है। जो वो लिख लोगे उसके 2 लाइनें छोड़ करके, अभी पिछले पेज पे आ रही हूं, घबराना मत बेटा। सबस्ट्रेट है मेरे पास, सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है, जिसके साथ रिएक्शन हो रही है। सबस्ट्रेट के ऊपर कौन अटैक करता है? अटैकिंग रिएजेंट। कौन आता है बच्चा? सबस्ट्रेट पे मैम अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है। अच्छा, ये रिएक्शन बेटा एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। सॉल्वेंट पता है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था सभी ने बेटा। ये रिएक्शन जो है क्या है? सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है? अब यहां से ना 2 चीजें हो सकती है। प्रोडक्ट बनने से पहले 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। कौन सी मैम 2 चीजें देखने को मिलती हैं बेटा? या तो तुम्हें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। क्या मिलेगी? ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है बॉन्ड की फॉर्मेशन होना, या और साथ में बॉन्ड की क्या होना? ब्रेकेज होना। या फिर तुम्हें क्या मिलता है यहां पे? इंटरमीडिएट मिलता है। प्रोडक्ट बनने से पहले इनमें से कोई भी 2 सिचुएशन बच्चा हो सकती है। इंटरमीडिएट हमारे कौन से होते हैं मैम? इंटरमीडिएट होते हैं कार्बोकटायन, कार्ब अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल होते हैं, है ना? और बेटा इसके बाद तुम्हें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है। तो बेटा इस तरीके से एक रिएक्शन होगी। क्या होगी? इस तरीके से मेरा बच्चा एक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया सबको? एक रिएक्शन कैसे हो रही है बच्चे, आपको समझ आया? हाँ जी, सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैक करता है, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करता है, या तो ये होता है या ये होता है, इनमें से कोई भी एक चीज होगी। इसके बाद आपको आपका प्रोडक्ट मिलता है। फाइन हो गया? क्लियर हो गया? नोट कर लिया? तो वापस आऊं अपनी रिएक्शन पे। हमारी रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मैम न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी की जगह लेगा, और या तो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगा, और उसके बाद क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। क्लियर हो गया? हाँ बच्चा, ये लिखना है, ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो यार कौन से हार्ट्स भेजोगे? रेड हार्ट भेज दो फटफट।
ब्रेक के बाजू में क्या लिखा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है, करे करे बच्चे, वापस आए, वापस आए, जाओ यार, वापस आते हैं। मैम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन मैंने अगले पन्ने पे आपको नोट करा दिया। न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा, किसी की जगह ले लेगा, और या तो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनेगी, और उसके बाद क्या बन जाएगा? उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइन है, क्लियर है? आगे बढ़ो, एक जनरल एग्जांपल लिखवा दो मैम, एक जनरल एग्जांपल लिखवा दो मैम। देखो, जैसे मान लो मेरा बच्चा, अभी तक ना तुम हेलो एल्केन को फॉर्म कर रहे थे, यू वर क्रिएटिंग हेलो एल्केन्स। तो पुत्र जी, अगर अभी तक आप बना रहे थे ना, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? अब उसी को तुम्हें रिएक्ट करवाना है और चीजों से, समझ गए? अभी तक तुम हर एक केस में अल्कोहल ले लो, हाइड्रोकार्बन ले लो, कोई रिएक्शन ले लो, तुम आरएक्स बना रहे थे, अब उसी आरएक्स की रिएक्शन तुम्हें करवानी है, उसको केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। यार इसका नेचर कैसा है, हमें वो देखना है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मैम आरएक्स के साथ कौन रिएक्ट करने आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्या करता है? सब्स्टिट्यूट करता है। बेटा ये एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, किसकी जगह लेगा? ये देखो, ये पॉजिटिव होता है बेटा, ये नेगेटिव होता है। ऑब्वियसली मैम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव की जगह ले, पॉजिटिव के पास आएगा और नेगेटिव की जगह ले लेगा, तो तुम्हें RNU मिलता है, और यहां से ये बेचारा चला जाता है। ये एक जनरल रिएक्शन है, दिस इज दी जनरल रिएक्शन। बेटा R एल्काइल ग्रुप, हाँ जी R एल्काइल ग्रुप ही होता है, R इज दी एल्काइल ग्रुप, कार्बन का ग्रुप होता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? आगे बढ़ूं बेटे, रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट? बढ़े आगे, स्टार्ट करें, चलो। जनरल रिएक्शन अभी लिखवाई है बेटा, अभी सिर्फ जनरल रिएक्शन लिखवाई है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस पर आ रहे हैं, वी आर कमिंग ऑन टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। मैम एग्जांपल्स, अभी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, अभी बेटा आपको सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगी मैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेटा। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा। एक आपकी होती है SN2 रिएक्शन, बेटा एक आपके पास आती है SN1 रिएक्शन। SN2 और SN1 में क्या अंतर है? उल्टा पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो के लिए शब्द है बायोमोलिकुलर, यहां पढ़ोगे तो उल्टा पढ़ेंगे। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे पढ़ना है। क्या है ये मैम? दिस इज व्हाट? दिस इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या है? 1 लिखा है, उल्टा पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन, डन बेटे। मैम न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? बेटा अभी तो बताया, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? पॉजिटिव लविंग कौन होगा? जिसपे खुद पे नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, और बेटा उस पे नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है? चलो जी, आइए अब आपको डेफिनेशन नोट करवाती हूँ, फिर हम एक एक करके सारी टाइप्स को स्टार्ट करेंगे। कैन आई शो यू डेफिनेशन बेटा? हो गया बेटे? आइए एनसीईआरटी हाईलाइट में आपको जो डेफिनेशन दी है मैं वहीं से आपको पढ़ाती हूँ। अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हेलोजन एटम कॉल्ड द लीविंग ग्रुप डिपार्ट्स एज द हेलाइड आयन। हेलोजन एटम बेचारा चला जाता है, हेलाइड आयन X नेगेटिव बन के अभी निकल गया था ना बेचारा, डिपार्ट्स मतलब चला जाता है बेचारा। सिंस द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल के आने की वजह से ऐसा होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सो दिस इज अ डेफिनेशन जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू भी बेटा प्लीज इसको नोट कर लो। मैं पहली टाइप आपकी स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है SN2 रिएक्शन। मैं सबसे पहली टाइप बच्चे स्टार्ट करने जा रही हूं जिसका नाम है SN2 रिएक्शन। तो एक बारी से आप सभी बच्चे इनको नोट कर लें।
जब नोट हो जाए मुझे नोटेड बता देना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। फाइन है, ठीक है, चलो। बढ़ू बेटे आगे, कहना है बेटा, नोटेड हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एवरीबॉडी प्लीज पुट अ हेडिंग ऑफ बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सभी बच्चे बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखेंगे। जो टू वर्ड है वो बायमोलिकुलर के लिए होता है, एक एक वर्ड का मतलब मैं समझाऊंगी। कैन आई स्टार्ट? तो बेटा नाउ इट्स दी स्टोरी टाइम। कौन सा टाइम? स्टोरी टाइम। मूवी बताते हैं हम, है ना। लेट्स स्टार्ट विद दी मूवी। इसको थोड़ा पीछे, ऐसे तो ऐसे ज्यादा बेटर है। चलो अब हम देखते हैं, है ना। हाँ, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, हो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी हो, है ना। आ जाओ। तो बेटा हुआ क्या था, जो ये जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनके ऊपर मैंने अभी गाना गाया, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। दे वर दी बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपने ये शायद सुना भी होगा, राहुल इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, तो ऐसे करके एक दूसरे को चिढ़ाते भी थे। बेस्टेस्ट ऑफ ऑल, बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है राहुल, और राहुल के साथ कौन है? अंजलि, ठीक है। ये क्या है हमारा? हेलो एल्केन। आरएक्स बॉन्ड कौन सा है? हेलो एल्केन, ठीक है। राहुल और अंजलि, बेटा राहुल और अंजलि पोलर कंपाउंड्स है। राहुल पे कैसा चार्ज आता है मैम? राहुल पे पार्शियल पॉजिटिव, अंजलि पे पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल चार्ज क्यों लगाया मेरे को पहले बताओ। ये पार्शियल चार्ज किस लिए लगाया मैम? क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं टूटा है। जब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव लगाओगे। जब बॉन्ड पूरा टूट जाएगा तो ठीक है, वहां से क्या होगा, वो अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा, तो इसमें पूरा नेगेटिव, इसमें पूरा पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों इस तरीके से थे। अब क्या होता है, क्या होता है भाई, इनके कॉलेज में कौन आती है? कौन आती है? टीना आती है। इनके कॉलेज में कौन आई? टीना। टीना कौन है? प्रिंसिपल की बेटी, ठीक है। टीना इज होम? प्रिंसिपल की बेटी। तो अब यहां पर कॉलेज जो है वो कौन है? सॉल्वेंट है। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है? सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब एक छोटी सी चीज जो आपको समझना होगा वो क्या है, ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ये कौन है? ये है टीना के पापा जी, है ना, यानी कि प्रिंसिपल साहब, ठीक है। तो क्या है यार, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की पिक्चर नहीं जमानी, ऐसे मुंडी बना दो और फिर ऐसे हाथ दिखा दो, बस सिंपल, ठीक है। एक शक्ल बना दो तुम्हें याद करने के लिए। एक बच्चे कह रहा मैम इनकी ड्राइंग बनाए, कैसी बातें, फिर तो बेटा यही होता रह जाएगा, फिर नहीं कुछ कर पाओगे। तो ये बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कौन आता है? कौन आता है भाई इनकी जिंदगी में? मैम इनकी जिंदगी में आती है टीना। कौन है टीना? टीना है न्यूक्लियोफाइल। टीना आई इनकी लाइफ में, टीना न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव कौन है? राहुल, है ना। राहुल को पता ही नहीं है भी अंजलि को भी उनसे प्रेम था, ठीक है। राहुल को ये नहीं पता था, राहुल को टीना मिल गई और बेचारी अंजलि, दुखियारी अंजलि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के मम्मी के घर चली गई, कॉलेज छोड़ छाड़ के, ठीक है। तो ये हुआ था बेटा इन एक्चुअल, ठीक है। ये इनकी जिंदगी में आई, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बेचारी पूरा बैग बोरिया बिस्तरा बांध के अपने मम्मी के घर चली गई। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, किसकी जगह लेगा? किसकी जगह लेगा मैम? अंजलि की जगह ले लेगा, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे आपको देखना होगा, समझना होगा बेटा, ये जिस तरह से मैंने फ्रेम किए ये ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। क्यों मैम? यहां आर है, यहां एक्स है। न्यूक्लियोफाइल जब आएगा ना तो ये सामने से वार नहीं करता, ये पीछे से वार करेगा। आप देखो यहाँ पे, अगर मैं मान लो मैं राहुल की जगह खड़ी हूं तो अंजलि इज प्रेजेंट ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इस इमेज पर आऊं तो टीना कहां प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड। तो यहां पर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में यही होगा, सेम यही होगा। ये बेचारी इस तरफ प्रेजेंट है, लेकिन जब
टीना आकर के जुड़ेंगी तो वो दूसरी तरफ आएंगी। मतलब न्यूक्लियोफाइल पहले लेफ्ट साइड पे था, लेकिन प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल तुम्हें राइट साइड पर मिलेगा, राइट साइड पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल राइट साइड पर मिलेगा। और ये किसके साथ बॉन्ड बना लिया इसने? राहुल के साथ। बेचारी अंजलि ने क्या किया? बोरिया बिस्तरा मान लिया, पूरा बैग पैक कर लिया। तो बैग जो इसने पैक किया वो क्या है? वो क्या है? वो है मैम इसके बेचारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं रिएक्शन लिखवाऊं वापस से, आ जाए रिएक्शन पे। अब मुझे बात बताना, क्या इससे सीधे ये प्रोडक्ट बनेगा? नो मैम, सीधा ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटा? क्योंकि मैम आपने बोला था ट्रांजिशन स्टेट या फिर क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो आइए डिटेल में अब इस रिएक्शन को स्टार्ट करते। कैन आई स्टार्ट? कैन आई स्टार्ट? नेक्स्ट पेज पे चलूं? ये ड्रॉ नहीं करना, अगले पेज वाला ड्रॉ करना है। चलो चले, कैन आई स्टार्ट? चलिए देखना ध्यान से, सभी बच्चे एक एक चीजों को ध्यान से समझेंगे। बेटा ये है कार्बन, कौन है ये? कार्बन चाचा जी है हमारे, कार्बन चाचा जी है ना। तो कार्बन चाचा जी क्या करते हैं? ये हमारे कार्बन चाचा जी ने एक मान लो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। समझना, एक बॉन्ड मान लो हमारे कार्बन चाचा जी ने किसके साथ बनाया? आर ग्रुप के साथ बना लिया। और यहां मान लो एक और आर ग्रुप के साथ बॉन्ड, आर डैश के साथ बॉन्ड लगाया। अब ये जो व्हाइट से मैंने शो किया है, ये हमारे कौन है? ये हमारे कैरेक्टर है जो कि राहुल का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है? मैम इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है अंजलि के साथ। तो ये एक्स का रोल कौन प्ले कर रही है? अंजलि कर रही है। ठीक है, ठीक है। कौन आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। कौन है ये? टीना, टीना। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल लिखना है तो यू कैन राइट एसीटोन, भी एक एग्जाम्पल है। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये भी एक एग्जाम्पल है। समझे क्या हुआ? कैन आई स्टार्ट? पहली बात तो मैं तुम्हें समझाती हूँ ये कंपाउंड कैसा है। बेटा ये कंपाउंड एक कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल मॉलिक्यूल पता क्या होता है? जिसपे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, वो कायरल है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो कायरल का लिया। ये कैसा दिखता है इसको समझते हैं दोनों। ये तुम्हें जो व्हाइट और पिंक ऐसा दिख रहा है, दो ऐसे इसने बॉन्ड बनाए दिख रहे हैं। बेटा ये दो बॉन्ड किसके हैं? ये दो बॉन्ड है इन प्लेन बॉन्ड, एक ही प्लेन में। तुम मुझे देखोगे तो ये एक ही प्लेन में बॉन्ड है, ऐसा नहीं है कोई आगे है कोई पीछे नहीं। ये दोनों बॉन्ड इन प्लेन है। कौन से है? दोनों बॉन्ड इन प्लेन बॉन्ड है। दिखे कौन से दोनों बॉन्ड? मैम कौन से दोनों बॉन्ड? एक बार प्लीज लिख दोगे उसके ऊपर? हाँ बच्चा, बेटा ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है? इन प्लेन बॉन्ड है। बेटा ये बॉन्ड कैसा है? ये भी मैम इन प्लेन बॉन्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों बॉन्ड की। जो ये बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, ये वाला आर वाला, ये वो बॉन्ड है जो तुम्हारी तरफ है। हेलो गाइस, हाउ आर यू बेटा? और गुड बच्चे, ये कौन सा बॉन्ड है? तुम्हारी तरफ। चलो हेलो करो फटाफट, ये तुम्हारी तरफ है। तो ये बॉन्ड कौन सा है मैम? टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन हो? आप। ये बॉन्ड आपकी तरफ है। दिस बॉन्ड इज टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ है बच्चे। तो ये बॉन्ड क्या है मैम? दिस इज रेफर्ड एज वेज बॉन्ड। इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? वेज बॉन्ड बोलते हैं, जो कहां होता है? टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। ठीक है, अब बेटा सोचो, एक बॉन्ड इधर, अभी वैसे ही फ्रेंडशिप डे गया, मेरा दोस्त कोई है नहीं, मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप लोग भी मेरे दोस्त बन जाओ। हेलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ठीक है, ठीक है, चलो। अब एक बॉन्ड कौन सा है जो तुमसे दूर है? देखो एक बॉन्ड तुम्हारी तरफ, दो इन प्लेन बॉन्ड। एक ऐसे होगा जैसे मान लो ये इस हाथ से तुम ऐसे हैंडशेक करो तो ये हैंड मेरा पीछे है ना, ये तुम्हें दिख नहीं रहा है ना। बेटा ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये कौन सा? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तुम ऑब्जर्वर हो, तुमसे दूर है, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला ये बॉन्ड है जिसको हम डैश बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड है मैम? ये डैश बॉन्ड है, विच इज अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। पहले बच्चे इतना नोट कर लो, पता है वरना तुम एक साथ लिखोगे तुम लोग भूल जाओगे। पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, पहले नोट कर लो। फाइन है, नोट कर लो पुत्र जी, जल्दी नोट करिए ताकि हम आगे बढ़े।
कर लिया, नोटेड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखना बच्चे, न्यूक्लियोफाइल कहां से आ सकता है। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, यहाँ है अंजलि। अंजलि को ना बास्केटबॉल बहुत पसंद थी, मैं मूवी के बारे में बताती हूँ, बहुत पसंद थी। सोचो अगर अगर टीना बोले मुझे अंजलि पीछे हो जा, राहुल के साथ बॉन्ड बनाना है, तो क्या अंजलि बनाने देगी? अगर सामने से आएगी, बताओ एक बारी, क्या सामने से आएगी तो वो बॉन्ड बनाने देगी? ऐसे घूसा मारेगी ना धम, भाई मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूं, ऐसे कैसे तू बॉन्ड बनाएगी, है ना? ठीक है, ऐसे मारेगी, टच, पीछे चला जाएगा। मतलब मैम व्हाट, ध्यान से सुनो इसको। यहां पर क्या होगा मैम, ये न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, हेलोजन पे कैसा चार्ज होगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से हुआ। पता है आपको? पता है मैम। मैम अगर ये यहां से आएगी, सोचो तो नेगेटिव और नेगेटिव में तो रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होती है बेटा, अट्रैक्शन नहीं होती है। क्या होगा मैम? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन। तो क्या आप आएगी आगे से? नहीं, ये नहीं आएगी, ये धोखा देगी अपनी दोस्त को, पीठ पीछे से वार करेगी, है ना, पीठ पीछे से वार करेगी। अच्छा, ये तो बहुत बुरी बात है मैम, दिस इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग, है ना, हमें अच्छा नहीं लगा मैम, है ना। चलो, कहां से वार करेगी? पीठ पीछे से वार करेगी। कलर ले लेते, कोई अच्छा सा कलर ही नहीं है यार। चलो, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, कोई अच्छा सा रंग, पर्पल हमें अच्छा लगता है, पर्पल कलर चला गया है। ओके, लाइट पिंक हम ले नहीं सकते, हमने अंजलि को पहले ही वही कलर दिया था। अरे ओ रंग, प्यारे रंग कोई भी आ जाओ अच्छा सा। चलो, ये ठीक लग रहा है। चलो आओ, अब देखना, पीठ पीछे से वार करेगी मैम, पीछे से आएगी, राहुल से बॉन्ड बना लेगी। क्या होगा? पीठ पीछे से वार होगा, आगे से नहीं आ सकती। जब पीठ पीछे से आएगी तो क्या होगा? बेचारी अंजलि को जब ये पता चलेगा तो वो अंजलि अपना बोरिया बिस्तरा, यानी कि लोन पेयर, जो लोन पेयर नहीं सॉरी, पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेकर के भागेगी। मतलब मैम ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे, ये अंजलि कहेगी मैं लेकर के जा रही हूं, तुम बनाओ बॉन्ड, अपना बनाना है तो, है ना। क्या होगा? ये बेचारी अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर के चली गई। क्या मिला तुम्हें? न्यूक्लियोफाइल ने बैक अटैक किया, इस वजह से वो इस तरफ है। और किसके साथ बॉन्ड बनाया? कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन एज इट इज। यहां पर बेटा आर के साथ बॉन्ड एज इट इज, आर डैश के साथ एज इट इज। सोचो ये यहां पर था एक्स, अब ऐसे घूम गया, न्यूक्लियोफाइल यहां आ गया, घूम गया ना। दोबारा देखें, देखो ये एक्स यहां पे था, हाय, ठीक है, अंजलि चली गई, न्यूक्लियोफाइल कहां आ गई? इस तरफ आ गई। तो मैंने एक कंपाउंड को घुमा दिया, इन्वर्ट कर दिया। घुमाने का मतलब क्या है? इन्वर्ट करना। यहां था हेलोजन, हाय, घुमा दो, क्या हो गया? यहां आ गया, दूसरी साइड आ गया। दिस इज इन्वर्टेड कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है? इन्वर्जन कंपाउंड है। बहुत दफा तुम्हारे पेपर में इससे सवाल आता है, समझ गए? समझ गए? अच्छा, अब मैम ये सीधा तो बनता नहीं, गलत बात। आपने बोला था, आप बताओगी भी, यहां पर एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी या ट्रांजिशन स्टेट, उसकी बात करते हैं, आ जाओ। तो बेटा ये बनने से पहले क्या होता है, यहां पे देखते हैं। बेटा क्या हुआ? ये था राहुल, राहुल के बॉन्ड, अब ये सारे प्लेन में आ जाएंगे, बॉन्ड सारे प्लेन में आ जाएंगे, क्योंकि ये नया बॉन्ड बनाने जा रहा है। सारे बॉन्ड प्लेन में आ गए। पहले कैसे थे? दो इधर, एक इधर, एक इधर, ये पंछी बनू वाला स्टेप हो गया, एक इधर एक इधर, है ना। अब सारे एक ही प्लेन में आ जाएंगे। होगा क्या? होगा क्या मैम? ये देखो, अंजलि के साथ बॉन्ड टूट रहा है और टीना के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो डॉटेड लाइन से दिखा दिया। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है बेटा, बेचारी को धोखा मिला, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, खत्म कहानी। ये क्या है? दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज। ये पुराना बॉन्ड टूट रहा है बेटा, ये बॉन्ड बन रहा है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं, न्यू बॉन्ड बनते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट के बाद ही तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिलता है। बेटा ये हमारी थी कंप्लीट बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये नोट कर लो, फिर इसका मतलब समझाती हूं। मुझे लगता है अब तुम्हें समझ तो आ गई रिएक्शन, अब तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गई कैसा प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या चीजें होंगी, है ना। मुझे लगता है यार ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से अब समझ आ गई होंगी, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। लग रही है क्या किसी को कोई दिक्कत?
ऑर्थो, पैरा एंड मेटा मीन्स, बेटा ये हमारी नॉमेनक्लेचर है विद रिगार्ड टू हेलोरीन्स। व्हाट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट, बेटा अभी बता रही हूँ। अगर मैम सेम साइड में लिखेंगे जो रिएक्टेंट साइड में है तो वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, अगर तुमने टीना को अंजलि की जगह पे रख दिया, गलत हो जाएगा। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम अगर आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में सीखना चाहो तो बेटा जब अपनी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तो इक्विलिब्रियम होता है। रेट की टर्म्स में समझना चाहो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम आता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्यों पूछ रहे हो इक्विलिब्रियम, ठीक है चलो। अब बेटा आइए इंटरमीडिएट स्टेज देखते हैं, उसके बाद बताती हूँ। बेटा ये है इंटरमीडिएट स्टेज। ये स्टोरी में वो सीन है जब हमारी अंजलि को पता चला था, ठीक है, अभी उनका बॉन्ड फॉर्म हो चुका है और मुझे मेरे बॉन्ड को तोड़ने का वक्त आ गया और मुझे जाना है। तो बेटा उसी सेम पैटर्न में बना हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये बेटा स्टोरी थी। बेटा ये है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये इसी तरफ से आ रही है राहुल के पास और इसी तरफ से अंजलि जा रही है। सो दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज। बेटा ये इंटरमीडिएट स्टेज है। ये राहुल है, ये बेचारी जा रही है और ये बेचारी आ रही है। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकेज, ये वही इंटरमीडिएट स्टेज है आपकी। समझ आ गया? ये वही इंटरमीडिएट स्टेज है। देख लो भाई, मैंने कहां से दिमाग लगा करके पूरी इमेज लेकर आई हूं। ये वही इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक है ना। वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल सीन है बेटा, है ना। बेटा ये सब मूवीज होती हैं, इनको बस देखो पढ़ने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया, हमें समझ आ गई, तुम्हें स्टोरी पता चल गई, तुम्हें मूवी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ठीक है, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज बेटा, इंटरमीडिएट स्टेज है ये। ओ सॉरी, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, सॉरी माय बैड बेटे। ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, जब ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं न्यू बॉन्ड बनते हैं। इंटरमीडिएट तो वो होती है जहां कार्बोकटाइन कार्बन एनाइन कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। इंटरमीडिएट स्टेज है जब पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा। जब पुराना बॉन्ड टूटेगा नया बॉन्ड बनेगा। बेटा एक चीज और मैं तुम्हें बताऊं, जब बॉन्ड बनाओ ना, लिखो ना, तो बेटा हमेशा डॉटेड 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 लाइन से लिखना, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को फॉर्म करते हैं, ब्रेक करते हैं ना, डॉटेड लाइन से लिखते हैं। बेटा ये ना चीजें ना एग्जामिनर ना पेपर में देखता है और तुम्हें कोई ये नहीं बताता। सीबीएसई में तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन के नंबर मिलते हैं। बेटा यहां ओल्ड बॉन्ड को तोड़ना और जो बनाना है वो डॉटेड लाइन से दिखाओगे तो तुम्हें चीजें समझ आएंगी। समझ आ गई? वापस आती हूं मैं, अब बताती हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। ये सारे रंग हमारे खत्म हो चुके हैं, इसको कैसे समझाएं। ब्लू कलर नहीं हमने लिया है, ब्लू कहां है, ब्लू रंग। चलो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या है। पहली बात, पोलर का मतलब होता है जहां पर आपको पोल्स मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जब आपको मिलेंगे तो वो पोलर कहलाता है। एप्रोटिक होने का मतलब क्या है। ए मतलब एब्सेंस, प्रोटिक मतलब H पॉजिटिव वो नहीं दे सकता, ठीक है। क्या नहीं दे सकता मैम? H पॉजिटिव नहीं दे सकता। कैन नॉट डोनेट H पॉजिटिव। कैसे, आइए एग्जांपल समझते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 दिया गया है। बेटा यहां पे इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव मतलब पोलर है, लेकिन ये H पॉजिटिव नहीं दे सकता क्योंकि इस कार्बन पे CH3, ये H कभी भी नहीं निकलता। हाँ इन पे कहीं पे होता तो वो H निकलता, तो ये पोलर है, एप्रोटिक है क्योंकि ये प्रोटॉन नहीं दे सकता, H पॉजिटिव नहीं दे सकता। क्लियर हो गया? इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट आपकी SN2 रिएक्शन करवा दी है। कंप्लीट मेरा बच्चा, मैंने आपको SN2 रिएक्शन आपकी बता दी है, ठीक है। पूरा हमने भाई ये पढ़ लिया है। अब बेटा जी एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बता दूं, कल आपका 3 PM पर क्लास है जिसमें देयर इज अ टेस्ट आपको एटलीस्ट मिलेगा 15 मिनट, स्टार्टिंग का टेस्ट होगा। टेस्ट बेटा पैटर्न बता देती हूं, MCQ पैटर्न बेस्ड टेस्ट रहेगा और मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वैसे प्रैक्टिस करा दूंगी पर टेस्ट में नहीं डालूंगी। तो 15 क्वेश्चंस आपके होंगे 15 मिनट में। वी आर गोइंग टू टेक 15 क्वेश्चंस, 15 मिनट्स लेंगे, 20 मिनट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये किस टॉपिक पर है,
This is based on method of preparation. This is based on physical property. पहले 15 मिनट बेटा मैं ये करवाऊंगी। एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, 3 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। 15 मिनट का अपना इस तरीके से रहेगा। इफ नॉट 3 बजे 3:15 पे स्टार्ट हो जाएगी। मेरी पाठशाला की क्लासेस होती है एक्चुअली सुबह, पर शायद कल मेरा फर्स्ट और सेकंड स्लॉट में 9 बजे और 11 बजे क्लास है, तो मैं शायद 3 बजे ले लूंगी एग्जैक्ट। तो 3 बजे अपनी क्लास चलेगी। ठीक है। टेस्ट बेटा होगा जिसके अंदर मैं ये टेस्ट इन द सेंस ऐसा नहीं है कहीं नंबर जा रहे हैं, मेरे साथ तुम्हारा टेस्ट होगा और कुछ नहीं है। ठीक है। उसके बाद बेटा, उसके बाद बच्चे वी आर गोइंग टू कवर, उसके बाद मैं आपको बाकी की 2 केमिकल प्रॉपर्टी और SN1 रिएक्शन करवाऊंगी और हेलो एल्केन हेलो एरीन दोनों की प्रॉपर्टी खत्म करवा दूंगी। तो कल की क्लास में हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, सेगमेंट रहने वाला है। ठीक है बेटा। मैथ्स की क्लास कैसे 3 बजे? मेरा शेड्यूल ऑलरेडी 3 बजे बुक्ड है बेटा। मैंने हफ्ते पहले ही इनको बोल दिया था मेरा ट्यूसडे वेडनेसडे 3 बजे क्लास लगा दो। मेरे को नहीं लगता 3 बजे आपकी क्लास होगी, या फिर वो रिकॉर्डेड सेशन हो सकता है बेटा। बाकी चलो जो भी अपडेट हो, अभी तक तो मेरे पास यही है, मैं तुम्हें बता भी देती हूँ। मेरे पास बकायदा मैसेज आया हुआ है भाई, मैं तुम्हें एक बार कंफर्म भी कर देती हूँ। मेरा भी स्टूडियो बुक हो गया होगा तो कंफर्मेशन भी हो जाएगी यार। देखो ये तो मंडे का है। अभी हम चेक भी कर लेते हैं, एक बार कैलेंडर चेक भी कर लेते हैं। अभी तुम्हें बताती हूँ मैं, रुक जाओ बेटा। अभी स्लॉट बुक हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास, हाँ मेरे पास यही मैसेज आया कि मैम आपकी जो है क्लास वो शेड्यूल करनी है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों टाइम 3 बजे 3 PM बेटा, यही है। ठीक है। चलो आज भी बेटा मेरी सुबह 2 क्लासेस थी। ठीक है। एक सुबह मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया 2 घंटे का कुछ का था। उसके बाद मेरी एक लाइव क्लास थी। मैं 3 बजे फ्री हुई थी, मैं घर चली गई। मैं दोबारा आई हूँ क्योंकि शाम की क्लास थी ना, तो इतनी देर फिर मैं क्या करती, इस वजह से मैं घर चली गई थी। ठीक है। तो बेटा ये हमारा कल का टास्क रहने वाला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फटाफट रिवीजन करने से पहले, दिस इज द लिंक ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप। मैंने इसको वैसे भी डाल दिया था बेटा, है ना। मैंने वैसे भी इसको डाल दिया था आपकी कम्युनिटी पर। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी स्कैन करना तो आप स्कैन कर सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। देखो मैं कम्युनिटी नो डाउट ओपन करती हूँ, मैं वहां पर आपकी कई बच्चों का मैंने जवाब भी दिया, पर बहुत सारे बच्चे मिस आउट हो जाते हैं। तो अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। कई बच्चे कह रहे हैं मैम कल मैथ्स की क्लास है। बेटा घबराओ मत, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी, डन है। यहाँ भी अपडेट कर दूंगी, कम्युनिटी पे भी अपडेट कर दूंगी, जो भी समय होगा। लेकिन बेटा कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, ये तो कंफर्म है। कल एक्स्ट्रा क्लास तो बच्चा मैं रखने वाली हूँ। कल एक्स्ट्रा क्लास तो यार होने ही वाली है। ठीक है। अभी बेटा आज का लेक्चर मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रही, आज मेरा फास्ट भी है, और दूसरा सुबह से क्लासेस चल रही है। 9 बजे से क्लासेस चल रही है, मैंने आपको बताया ही है। 3:30 बजे मैं घर चली गई थी, अब मैं दोबारा आई हूँ। तो आज इतना ही रखूंगी क्योंकि इसके आगे जो चीजें हैं उसको तुम्हें समझने में, अंडरस्टैंड करने में समय लगेगा। एंड आई डोंट वांट सब कुछ मिक्सअप हो जाए, मैं मिक्स नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है। अब मैं फटाफट आपको रिवीजन देना चाह रही हूँ। सारे बच्चे एक बार से अपने नोट्स को ओपन कर लें। लेट्स ओपन अप। ठीक है। एक बार अपने नोट्स को एक बार फटाफट से ओपन कर लो। मैं आपको एक बार सारी रिकैप दे देती हूँ किस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की पढ़ी। मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट से आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी। बॉइलिंग पॉइंट और सॉलिबिलिटी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेम होता है अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन की बात करूं। बॉइलिंग पॉइंट 3 मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा ब्रांचिंग के, और वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी बेटा उतना ही ज्यादा अपना क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद मैंने आपको सॉलिबिलिटी बताया। बेटा कोई चीज घुलेगी या नहीं घुलेगी किस पे डिपेंड करता है, भी वो पुराने बॉन्ड तोड़ सकता है और नए बॉन्ड बना सकता है या नहीं। तो आरएक्स पोलर होता है, उस पे पोल्स है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन वो फिर भी बेटा घुल नहीं पाता है। क्यों नहीं घुल पाता है? क्योंकि मैम उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पानी के बॉन्ड को तोड़ सके। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, तो दैट इज वेरी टफ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। वो पॉसिबल चीज नहीं है। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबल होता है। इसके बाद बेटा मैंने हेलो एरीन्स की प्रॉपर्टी बताई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताया और उसका नेचर बताया। लोअर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इधर लिक्विड और सॉलिड होंगे, गैसेस नहीं होते, क्योंकि हेलो एरीन्स का मास बहुत ज्यादा होता है। दूसरी बात बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में सिमेट्री देखनी है, पैरा ज्यादा सिमेट्रिकल, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। बॉइलिंग पॉइंट में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस देखने, जहां बॉन्डिंग ज्यादा, तो बेटा ऑर्थो के केस में पास पास है, बॉन्डिंग ज्यादा, फिर पैरा, फिर मेटा आपका हो जाता है। फिर बेटा उसके बाद मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करवाई। हमारी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फिलिक का मतलब लविंग, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी चीज को रिप्लेस कर देना, किसी की जगह ले लेना।
लेना। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, जगह लेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और देन आपको प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। दो तरह की आपकी रिएक्शंस होती है, SN2 SN1। SN2 को पहले पढ़ाते हैं, फिर SN1 को पढ़ाते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। SN2 बेटा एक ही स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफाइल आता है, उसकी जगह लेता है, X की जगह लेता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए हम कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बेटा आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बेटा अपना फटाफट सेशन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, शौर्यस गैलेक्सी बेटा मैंने कुछ हद तक रिकॉर्ड कर लिया था आपका, लेकिन मेरे को समय नहीं मिल पाया। अब मैं बैचेस से थोड़ा सा रिलैक्स हो गई हूँ, मेरे एक पाठशाला का बैच फ्री हो चुका है। तो आपका जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, लाइक सैटरडे संडे अपना ऑफ रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक लेक्चर मैं मंडे को शाम को अपलोड करवा दूंगी, या हो पाएगा तो मैं फ्राइडे को अपलोड करवा दूंगी। फ्राइडे को और एल्स मंडे को आपको शौर्यस गैलेक्सी का अच्छे वाला लेक्चर मतलब उसके अंदर एक तो IUPAC के आपके कुछ और क्वेश्चंस आएंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। यार होमवर्क क्या है? होमवर्क है आपको रिवाइज करना है बेटा सारा कुछ, क्योंकि आपका टेस्ट है। तो रिवाइज योर नोट्स की रिवीजन कीजिए। आज मैं आपको कोई DPP नहीं दे रही हूँ इस वजह से, क्योंकि कल मैं आपका टेस्ट लेने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ सभी बच्चे अच्छे से बेटा रिवाइज करके आए, रिवाइज करें, अपने नोट्स को प्लीज कंप्लीट कर लें। ये सब करने के बाद आपको याद है जब अपनी पहली क्लास थी मैंने क्या कहा था, आपका डेली टास्क होना चाहिए सोने से पहले मुझे अपडेट करना भी, शौर्य मैम मैंने इतना कर लिया है। तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भी मैम हमने इतना कर लिया है। फाइन एवरीवन, ठीक है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, ये हमारी आज की क्लास थी। बेटा गाना ऑलरेडी मैंने क्लास में सुना दिया, और क्या सुनाऊं तो मैं सुना तो दिया साथ साथ कैरेक्टर प्ले करते हुए, है ना? ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू जी। क्लास एंड करें बेटा। अच्छा देखो, गाना मैं ऑलरेडी सुना चुकी हूँ, तो एक छोटी सी दिल से बात करती हूँ। रक्षाबंधन आ रहा है, राइट एवरीबॉडी, और मैं ये चाहती हूँ, देखो बीइंग अ टीचर मेरी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपको मैं अच्छी बातें सिखा रही हूँ तो मैं आपको ये भी सिखाऊं क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। राइट, सही तो तुम्हें पता है क्या है, सब लोग बता देते हैं यार ये सही है, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, पर कोई ये नहीं बताता भी ये नहीं करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आपको ये सिखाते हैं, बताते हैं भी ये नहीं करना चाहिए। तो बेटा मैं यही बोलना चाहूंगी, एवरी ईयर रक्षाबंधन पर हम अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाते हैं। सभी बॉयज के लिए भी कुछ मैसेज है, गर्ल्स के लिए भी। तो उन बॉयज के लिए एक छोटा सा मैसेज, आप अपनी बहन के द्वारा तो राखी बंधवा रहे हो, आप उसको प्रोटेक्शन का वादा तो दे रहे हो, आपको ये भी अपने आप से और अपनी बहन से वादा करना है भी भले जिंदगी में मुझे कोई भी लड़की, कोई भी बहन, कोई भी मदर, कोई भी सिस्टर, कोई भी इंसान, कोई भी मेरी फ्रेंड, आपकी फ्रेंड कभी भी जिंदगी में मिलेगी, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम फील कंफर्टेबल। आपकी वजह से कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे, थोड़ा सा भी उनको ये ना लगे भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप सभी 12th में हैं, एंड बेटा आजकल के टाइम पे आप सभी जानते हो अब ये वो समय है जब लड़कियों को खुद की रक्षा खुद करनी पड़ती है। लेकिन आप प्यारे बच्चे जो अभी देख रहे हो, जो अभी सुन रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम अगर अपनी बहन की रक्षा कर रहे हो तो तुम्हें दूसरे की बहन की भी रक्षा करनी है। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी लड़की है तो हमें उसको हमारी हरकतों की वजह से या हमारी वजह से ना चाहते हुए भी ऑकवर्ड फील नहीं करवाना है कभी भी। आई नो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बहुत सयाने हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, बट आजकल का जो समय है बेटा, ठीक है, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी वजह से किसी की लाइफ में अगर खुशियां नहीं आ रही तो उसकी जिंदगी में दुख भी नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं हम? राइट। दूसरी चीज, टू ऑल दोज जितने भी हमारी बच्चियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं जो मुझे अभी सुन रही हैं, बेटा मैं मानती हूं भी हर लड़के को एक ढंग से बिहेव करना चाहिए, एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए, बट लड़कियों को भी नीड टू रिस्पेक्ट ऑल दी बॉयज। आप ये वादा कीजिए भी आप अगर अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं तो आपके आसपास जितने भी मेल मेंबर्स हैं, भले आपका भाई, आपके फादर हैं, आपके भैया हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई, आपके जीजू हैं, कोई भी है बेटा, आप उनको तहे दिल से रिस्पेक्ट करोगे। आई नो देखो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, बट बॉयज एज वेल एज गर्ल्स को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा,
ठीक है। व्हेन इट कम्स टू बी सब आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, तुम कुछ जिंदगी में बनो, तो बेटा ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम उड़ रही हो, अगर तुम्हें फ्लाइंग कलर्स मिल रहे हैं उड़ने के लिए, तो यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। और अगर बॉयज या हमारे साथ जितने भी हैं बेटा, यू नीड टू टेक केयर भी। वो जो बच्ची, जो लड़की आपके साथ पढ़ती है, या जो लड़की आपके घर में रहती है, या जो आपकी मम्मी है, इवन आपकी, मैं मदर की बात करूं, आपकी बुआ की, आपकी मासी की, किसी की भी बात करूं, उनको ये गर्व से वो कह सके भी ये हमारा बच्चा है। Do you get me everyone? So this is a promise, this रक्षाबंधन जो आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। रक्षाबंधन इज रक्षा करना, इट्स नेवर अबाउट भाई ने बहन के साथ रक्षा का एक वादा किया या बहन ने भाई को राखी बांधी, इट्स अबाउट रक्षा बेटा। वो रक्षा किसी भी रिलेशन में हो सकती है ना। चलो जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखें। गाना मैंने तुम्हें पहले ही सुना दिया है ना। तो भाई अच्छे से पढ़ो यार, तुम लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस है बेटा, एंड ट्रस्ट मी, अभी कल के लेक्चर में इतने प्यारे प्यारे सवाल तुम लोग देखोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खुद अब खुद बूस्टअप हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। अपना ख्याल रखें जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना, बैकलॉग मत बनाना बच्चे, वरना आगे दिक्कत होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। साइनिंग ऑफ शौर्या। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।